ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। एंड आज इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आज हम डिफरेंशिएशन को इंशाल्लाह हमने लास्ट टाइम देखा था, और आज उसको मजीद हम आगे लेके जाएंगे और मजीद कुछ एस्पेक्ट्स में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। अल्लाह के हुक्म से थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो सबसे पहले ये जो बात हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या किया था, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन की थी, उसके अलावा हमने कॉम्पोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन की थी, नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन की थी, और साथ साथ हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना भी सीखा था। अब हम आ रहे हैं कनेक्टेड या रिलेटेड रेट्स ऑफ चेंज पर। तो सबसे पहले ये जो रेट्स ऑफ चेंज है, इसमें रेट्स से आपके जहन में क्या आता है? कुछ जहन में आता है रेट से? ऐसी चैट पर टाइप करें, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लिसन टू द वर्ड रेट, रेट ऑफ चेंज, व्हाट कम्स टू योर माइंड? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम की इन्वॉल्वमेंट, सबने जो जवाब दिया उसमें टाइम की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। परफेक्ट, यही एक्सपेक्टेड जवाब था कि रेट में पर यूनिट टाइम की बात आ रही है, टाइम की बात आ रही है, पर यूनिट टाइम। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। सही है। अच्छा, अब यहां पर किस चीज के चेंज की बात हो रही है? तो नॉर्मली नॉर्मली वी हैव टू वेरिएबल्स, एक है एक्स और एक है वाई। अब सोचें, अगर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स है और एक्स बदलता है तो वाई भी बदलेगा। अगर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स है, एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल्स, व्हेन एक्स चेंजेस वाई आल्सो चेंजेस। अच्छा, अब इक्वेशन के मुताबिक अगर एक्स का एक पर्टिकुलर रेट ऑफ चेंज है तो वाई का रेट ऑफ चेंज जरूर वही नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट होगा। दोनों का रेट ऑफ चेंज डिफरेंट होता है। So the rate of change of y and the rate of change of x are are connected using a chain rule. अच्छा, उसमें एक बात और रखें। एक चीज है, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, और एक वेरिएबल हो गया t। x का चेंज, y का चेंज, और दोनों का चेंज में टाइम की इन्वॉल्वमेंट है, तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली टाइम इन्वॉल्व हो गया। तो समझ लें ये तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए। x, x रेट ऑफ चेंज ऑफ x, तो x एंड t की इन्वॉल्वमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो y और t की इन्वॉल्वमेंट, तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए। एक्स वाई और टी तीनों को कनेक्ट करने के लिए, तीनों को कनेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं चेन रूल, जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है। अच्छा, ये बनता कैसे है ये मैं आपको तफसीलन समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, ये आपको मैं बताता हूँ इंशाल्लाह चेन रूल कैसे बनता है। अभी ये बता रहा वो ये था कि जब रेट की बात आएगी तो टाइम की इन्वॉल्वमेंट होगी, एक्स वाई के साथ टी इन्वॉल्व होगा, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये कैसे बनता है चेन रूल, अभी समझे। एक्स जब बदलता है तो एक्स का जो रेट ऑफ चेंज है उसको उसको कहते हैं डी एक्स बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स जो है उसको कहते हैं डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी ये कहना जरूरी नहीं। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये मैंने मार्किंग स्कीम का स्टाइल फॉलो किया। मार्किंग स्कीम में बाज होगा ना, कुछ चीजें ब्रैकेट में लिखी होती हैं, और ब्रैकेट में जो चीज होती है वो ऑप्शनल होती है। बच्चे ने लिखी हो तो भी सही, नहीं लिखी हो तो भी सही। तो मैंने यहाँ ये लिखा कि अगर बच्चा कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो भी मतलब डी एक्स बाई डी टी है। लेकिन कोई बंदा ये चीज लिखता ही नहीं है, सिर्फ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो सुनने वाला ऑटोमेटिक समझ जाता है कि एक्स के चेंज की बात हो रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स मतलब चेंज इन एक्स पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स का बजाते खुद मतलब है चेंज इन एक्स पर यूनिट, चेंज इन एक्स पर यूनिट टाइम। तो पूरा जुमला कहने की जरूरत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू टी कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कहेंगे तो सुनने वाला समझ जाएगा कि डी एक्स बाई डी टी की बात हो रही है। तो एग्जामिनर कभी कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इज 0.2 यूनिट्स पर सेकेंड, तो आप समझ जाएंगे एग्जामिनर ने डी एक्स बाई डी टी दिया है। सिमिलरली जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई की बात करते हैं तो फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी लिखना जरूरी नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू टी लिखना जरूरी नहीं होता। तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इसका मतलब सुनने वाले समझ गए चेंज इन वाई पर यूनिट टाइम। सुनने वाले समझ गए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई अगर सुनेंगे ना वो, तो वो समझ जाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई का मतलब है चेंज इन वाई पर यूनिट टाइम, इसका मतलब डी वाई बाई डी टी की बात हो रही है। तो अगेन ये चीज ऑप्शनल है, इसलिए ब्रैकेट में लिखिए, कह दो तो सही, नहीं कहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई से सुनने वालों को पता चल जाएगा कि
डी वाई बाई डी टी की बात हो रही है। दिया जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, आप समझ जाएंगे डी वाई बाई डी टी दिया। एग्जामिनर गएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, आप समझ जाएंगे डी एक्स बाई डी टी दिया। अच्छा, इन इन दोनों के अलावा एक और रेट ऑफ चेंज है, लेकिन उसमें टाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अब कहना जरूरी है कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई का मतलब डी वाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स का मतलब डी एक्स बाई डी टी। बट अगर बात डी वाई बाई डी एक्स की हो रही है, तो कमाल की बात यह है कि वो डी वाई बाई डी एक्स जिसको हम ग्रेडियंट फंक्शन कहते हैं, उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अभी आपको पता है कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताता हूँ। जब आप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, तो व्हाट डू यू फाइंड द चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। आपको पता है कभी ये बात? y2 माइनस वाई वन मतलब लेट सपोज 10 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, मिसाल है। तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2। तो चेंज इन y इज 8, चेंज इन y इज 8 एंड चेंज इन x इज 2। मतलब x 2 यूनिट्स चेंज होने पर y के 8 यूनिट्स चेंज हो रहे हैं पॉजिटिव में। मतलब पॉजिटिव ग्रेड का मतलब है एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेड का मतलब एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होगा। क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, इसका मतलब एक बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा मैं, चेंज की बात कर रहा हूँ। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स में, यहाँ पॉजिटिव है मतलब दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं। तो चेंज इन वाई अगर 8 है और चेंज इन एक्स 2 है, इसका मतलब राइज ओवर रन या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज 8 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करके 4 आ गया। तो the 4 is the gradient. We know the formula. This is the gradient. तो what is gradient actually? Gradient is 8 का चेंज आ रहा था y में x के 2 चेंज होने पर, तो x 1 चेंज होने पर y में कितना चेंज आ रहा है? 4। तो द ग्रेडियंट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? कभी सोचा ही नहीं हमने। हम कहते हैं ग्रेडियंट है, बट व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। ग्रेडियंट क्या है? चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। दैट इज व्हाई वी कॉल इट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर कोई बंदा सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ y कह देता तो जहन में डी वाई बाई डी टी आना था। इसीलिए अगर डी वाई बाई डी एक्स जहन में लोगों को चाहते हैं कि कोई बात आप कह रहे हैं और कोई अगला बंदा डी वाई बाई डी एक्स समझे, तो सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ y नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सुनने वाला समझेगा कि ग्रेडियंट की बात हो रही, ग्रेडियंट फंक्शन की बात हो रही, ग्रेडियंट की बात हो रही है बेसिकली। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट्स द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हम कहते थे, ग्रेडियंट का दूसरा नाम क्या हो गया भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब 3 चीजें हो गई, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी एक्स। इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए हम चेन रूल यूज करते हैं। दीज 3 आर कनेक्टेड यूजिंग आ चेन रूल। अच्छा, अब चेन रूल बनाने का आसान तरीका बता दूं, फिर एक नसीहत भी कर दूंगा। इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स fx। अब आप देख सकते हैं एक इक्वेशन आपके सामने है जिसमें y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x है। जैसे ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है। देन द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ x एंड y, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x और रेट ऑफ चेंज ऑफ y, दे आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग चेन रूल। अब उसूल क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर एग्जामिनर ने आपसे कहा कि आप डी रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालो, तो यकीनन रेट ऑफ चेंज ऑफ x आपको दिया हुआ होगा। अगर एग्जामिनर ने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालो, तो यकीनन रेट ऑफ चेंज ऑफ x आपको दिया हुआ होगा, है ना? तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y आपको दिया हुआ है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ x दिया हुआ है और रेट ऑफ चेंज ऑफ y मांगा है, तो आप पता क्या करोगे? आप चेन रूल बनाओगे। आपने कहा आई हैव टू फाइंड dy बाय dt। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? जरा चेक इट आउट। दो फ्रैक्शंस आप करेंगे या मल्टीप्लाई। अच्छा, फ्रैक्शन का क्या होगा? जो dy है वो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो dt है वो दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बन जाएगा। और पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, यह कॉमन चीज आएगी। तो y और t के अलावा तीसरी चीज क्या थी? x। तो यहां भी dx आ गया और यहां भी dx आ गया। ऐसे बनता है चेन रूल। लेट मी रिपीट दिस व्हाट आई हैव सेड। अगर आपको dy बाय dt निकालना है, तो आपको पता है चेन रूल में दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर dy, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर dt। पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, तो दोनों जगह dx लिख दिया। अब सोचे तो दोनों साइड बैलेंस्ड है, दोनों साइड बैलेंस्ड है।
डीएक्स काटेंगे नहीं अगर, लेकिन अगर कोई काटना चाहे, मिसाल है, तो लेफ्ट पे भी डी वाई बाई डी टी और राइट पे भी डी वाई बाई डी टी, मतलब दोनों साइड सेम है, दोनों साइड बैलेंस्ड, इट शुड बी बैलेंस्ड। चेन रूल इज मेड इन सच अ वे दैट बैलेंसिंग हो रही होती है, दोनों साइड मैच हो रही होती है, बट वी डोंट, ऑफ कोर्स वी डोंट कैंसिल। अच्छा मिसाल है डी एक्स बाई डी टी निकालना है, जैसे यहाँ देखें, हमें डी एक्स बाई डी टी निकालना है, तो डी एक्स बाई डी टी निकालने के लिए पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में डी एक्स आ गया, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में डी टी आ गया। अब पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम आना चाहिए, तो दोनों जगह सेम आ जाए, मतलब वाई डी वाई, पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डी एक्स, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डी टी, तो बैलेंसिंग हो गई। अब यहाँ सेम चीज आनी चाहिए, ताकि अगर दिमाग में सोचें कि कैंसिल होता है तो ओवरऑल बोथ साइड बैलेंस रहती है। अच्छा सर, अगर डी एक्स बाई डी टी निकालना है तो ऐसे चेन रूल बनाएंगे, और डी वाई बाई डी निकालना है तो ऐसे बनाएंगे, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, चेन रूल इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, कोई मसला नहीं, किसी भी तरह बनाओ। लेकिन ये जो दूसरी दफा वाला चेन रूल है ना, इसमें एक मसला है, मसला कोई नहीं है, उसको डील करना है। उसमें मसला ये है कि हम यूजुअली देखते हैं और हम निकालते भी हैं, ग्रेडियंट फंक्शन जब हम निकालते हैं तो हमें डी एक्स बाई डी वाई नहीं मिलता, हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलता है। तो डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा जब भी वो चेन रूल लगवाता है ना, तो वो एक्स की कोई वैल्यू भी देता है कि भाई पॉइंट पी पे आप ग्रेडियंट, पॉइंट पी पे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकालो, तो पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको डी वाई बाई डी एक्स में रखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है उससे। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स विच इज गिवन बाय द एग्जामिनर। अभी मैं सवाल करवाता हूँ तो बात क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो डी वाई बाई डी टी एक रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक स्पेसिफिक इंस्टेंट मेंशन भी होगा, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द कर्व द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इज 5 यूनिट्स पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एट दिस इंस्टेंट। तो एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकालना होगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स निकालना होगा। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें एक्स की वैल्यू डालेंगे। ये बात याद रखें, चेन रूल में बीच वाली चीज हमेशा डिफरेंशिएशन से निकलती है, ये बात हमेशा याद रखें, चेन रूल में बीच वाली चीज हमेशा डिफरेंशिएशन से निकलती है। डिफरेंशिएट होता है फंक्शन, उसके बाद उसमें एक्स की वैल्यू इनपुट होती है, फिर वो बीच वाली चीज आती है। लेकिन अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो समझ आया कि जो ग्रेडियंट फंक्शन आया था उसमें एक्स की वैल्यू डाली, जो आंसर आया डायरेक्ट यहां पर लिख दिया। लेकिन सर डी एक्स बाई डी वाई का क्या मतलब है, क्या मतलब होगा डी एक्स बाई डी वाई का, बताओ जरा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, शाबाश। रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट, जबरदस्त, रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट, परफेक्ट। dy by dx is the gradient at a particular value of x and dx by dy is the reciprocal of the gradient। अब अगर कोई बंदा चाहता है ना कि मैं रेसिप्रोकल के चक्कर में ना पड़ूं, तो उसके लिए एक नसीहत है, उसके लिए नसीहत ये है कि अगर y इन टर्म्स ऑफ x है ना, तो बेशक रेट ऑफ चेंज ऑफ y दिया हुआ हो या रेट ऑफ चेंज ऑफ x दिया हुआ हो, अगर हमेशा आप एक तरीके से चेन रूल बनाना चाहते हैं ना, एक तो ये है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y पूछा है तो चेन रूल ऐसे ऐसे बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x पूछा गया है तो चेन रूल ऐसे बन जाएगा। एक तो ये अप्रोच है, जो पूछा जा रहा है उसके मुताबिक चेन रूल बना लो, परफेक्ट अप्रोच है, कोई मसला नहीं। लेकिन इस अप्रोच में ख्याल रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स है तो जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज, और डी एक्स बाई डी वाई आएगी तो उसका रेसिप्रोकल, परफेक्ट है, कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि यार मैं रेसिप्रोकल के चक्कर में ना पड़ू, तो फिर उसके लिए ये कहा जाता है कि भाई अगर y इन टर्म्स ऑफ x है ना, तो y सब्जेक्ट है ना, तो y के रेट ऑफ चेंज, y के रेट ऑफ चेंज को चेन रूल का सब्जेक्ट बनाओ, इसमें मामला कभी उल्टा नहीं होगा। y अगर सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन है, अच्छा ये मैं y और x की कॉन्टेक्स्ट में इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ कि हर दफा y और x होता नहीं है, कभी वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ r होता है, v इन टर्म्स ऑफ r होता है, कभी a इन टर्म्स ऑफ r होता है, तो वेरिएबल्स y और x के अलावा होते हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि जो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन है, अगर वो y है तो y, a है तो a, v है तो v, जो फंक्शन का y इक्वल्स टू एफ एक्स है, जो इक्वेशन में y जो सब्जेक्ट है, उसका रेट ऑफ चेंज अगर चेन रूल का सब्जेक्ट बना दिया जाए हमेशा, चाहे वो दिया हुआ हो या ना दिया हुआ, मतलब मिसाल है डी वाई बाई डी टी आपको दिया हुआ है, डी एक्स बाई डी टी निकालना है, तो भी आप इसी तरह चेन रूल बना लो। हालांकि डी एक्स बाई डी टी निकालना है, लेकिन चेन रूल बनाओगे तो एंड में आपको पता चल जाएगा कि इस वाली वैल्यू को डी वाई बाई डी से डिवाइड करना है, तो डी एक्स बाई डी आ जाएगा, बाद में सब्जेक्ट बना लो डी एक्स बाई डी टी। चेन रूल सीधे तरीके से बना लो, एंड में डिवाइड करके निकाल लो डी एक्स बाई डी टी। जरूरी नहीं है कि डी एक्स बाई डी टी निकालना है तो चेन रूल डी एक्स बाई डी टी वाला ही बनाए,
हाँ अच्छी बात है, ऐसे कर लो। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो कि अगर रेसिप्रोकल के चक्कर से बचना चाहते हो, क्योंकि हमेशा डी वाई बाई डी एक्स नहीं है ना, वाई और एक्स हमेशा नहीं, ए और आर है, तो उसमें डी आर बाई डी आ जाए तो आप कहीं ये ना समझ बैठो कि आर इन टर्म्स ऑफ ए सब्जेक्ट तो नहीं बनाना कहीं। नहीं, ए इन टर्म्स ऑफ आर ही सब्जेक्ट बनेगा, डी ए बाय डी आर ही निकलेगा, लेकिन डी आर बाय डी ए जो है उसका रेसिप्रोकल होगा। अब आपको ये बात पे हो या ना हो कि रेसिप्रोकल किस करना है नहीं करना, तो इस चीज से बचने के लिए एक नसीहत कर रहा हूं। वैसे मसला कोई नहीं, चेन रूल किसी भी तरह बनाओ, मैंने आपको स्किल दे दी, चेन रूल बनाने का तरीका बता दिया, बट नसीहत कुछ होती है ना, वो नसीहत सुन लो। वो नसीहत ये है कि अगर इक्वेशन में वाई सब्जेक्ट है तो चेन रूल में उसी के रेट ऑफ चेंज को सब्जेक्ट बना लो। तो ए सब्जेक्ट है तो डी ए बाई डी टी सब्जेक्ट बन जाएगा चेन रूल का, वाई सब्जेक्ट है तो डी वाई बाई डी टी सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम में वी सब्जेक्ट है, अगर वी इन टर्म्स ऑफ कुछ होता, जैसे वी इन टर्म्स ऑफ आर है तो वी सब्जेक्ट बन गया, तो वी सब्जेक्ट है तो डीवी बाई डी टी सब्जेक्ट बन गया। तो मैंने देखे बताया भी है यहाँ पर, अगर वी इन टर्म्स ऑफ आर है, वी इज यहाँ तो वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अगर वी इज अ फंक्शन ऑफ आर है तो वी जो सब्जेक्ट है उसी के रेट ऑफ चेंज को सब्जेक्ट बना लो, डीवी डीवी अपॉन डी टी को सब्जेक्ट बनाओ, बस सब्जेक्ट बनाने के बाद तो बाकी कुछ समझ आया था। कैसे भाई, डीवी यहाँ, डी टी यहाँ पर, और यहाँ पर कॉमन डी आर डी आर। और अगर ए इन टर्म्स ऑफ आर है तो ए का रेट ऑफ चेंज सब्जेक्ट, डी ए बाई डी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर डी ए आ गया, नीचे डी टी आ गया, यहाँ कॉमन आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि डीवी अपॉन डी आर तभी निकलेगा जब वी इन टर्म्स ऑफ आर होगा और डिफ्रेंशिएट होगा भी, और डी ए बाई डी आर भी सीधा है, उल्टा करने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने चेन रूल जिस तरह से बनाया है उसमें आपने ये इंश्योर किया है कि अगर इक्वेशन में वी सब्जेक्ट है तो उसी का रेट ऑफ चेंज चेन रूल का सब्जेक्ट हो, अगर ए सब्जेक्ट है तो ए का रेट ऑफ चेंज ही सब्जेक्ट हो। अगर ये इंश्योर करते हैं तो फिर रेसिप्रोकल चक्कर होगा ही नहीं कभी। लेकिन अगर आपको कोई मसला नहीं है रेसिप्रोकल के चक्कर में, तो फिर आप किसी भी तरह चेन रूल बनाओ, मैंने आपको स्किल सारी दे दी है। अब डीवी अपॉन डी टी निकालना है या डी आर अपॉन डी टी निकालना है, उसके हिसाब से आप चेन रूल बनाओ। जैसे मिसाल है, किसी को यहाँ पर डी आर बाई डी टी निकालना होता तो वो क्या करता है, डी आर ऊपर लिखता है यहाँ पर, डी टी वो यहाँ पर नीचे लिखता, या कॉमन वो डीवी लिख देता, ये चेन रूल बन जाता। तो डी आर डीवी, डी आर अपॉन डीवी, उसको पता होना चाहिए कि जो डीवी अपॉन डी आर है वो निकलेगा और उसका रेसिप्रोकल होकर डी आर अपॉन डीवी आ जाएगा। तो बस टू अवॉइड कंफ्यूजन एट ऑल द टाइम्स, और रेसिप्रोकल का चक्कर में अगर नहीं पढ़ना चाहते तो सीधा चेन रूल हमेशा कैसे बनेगा ये बता दिया। लेकिन वैसे चेन रूल बनाने की स्किल भी दे दी कि जैसे भी चेन रूल बनाओ, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चेन रूल कैसे बनता है। ये एक दफा बनाने आ गया तो आप चेन रूल बना के कभी भी किसी भी डायमेंशन में बना के किसी भी तरह बना के आप अप्लाई करोगे। बस कभी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, कभी नहीं करना पड़ेगा, वो आपको क्लिक हो जाना चाहिए। अगर वो हो गया तो फिर मसला नहीं है, मैंने आपको तरीके सारे बता दिए। अब इसको एक एप्लीकेशन देखते हैं ताकि ये एस्पेक्ट पूरा क्लियर हो जाए। कर्व हैज इक्वेशन y इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट द पॉइंट p। अब जैसे इसने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट द पॉइंट p, क्या दिया हुआ है भाई, फौरन समझ गए, dy बाय dt दिया हुआ है, dy बाय dt दिया हुआ है। अच्छा मैंने सीधा बनाना है। अच्छा, हालांकि पूछा यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ x है तो dx बाय dt को सब्जेक्ट बना सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सीधा रखने के लिए dy बाय dt को सब्जेक्ट बनाया। मैंने कहा क्योंकि फंक्शन का सब्जेक्ट y है, ओरिजिनल इक्वेशन का सब्जेक्ट y है, तो y के रेट ऑफ चेंज को मैंने सब्जेक्ट बनाया। तो dy अपॉन डी टी इक्वल्स डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल बन गया जो कि ऊपर बना हुआ भी है, ओरिजिनल वाला चेन रूल यूज हुआ। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई पॉइंट पी पे उसने 3 यूनिट्स पर सेकंड दिया था, तो डी वाई अपॉन डी टी की जगह 3 लिख दिया मैंने। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स उसने मांगा एट द पॉइंट पी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी टी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, एज इट इज रहने दिया। अब डी वाई बाई डी वाई अपॉन डी एक्स आपको पता है डिफरेंशिएशन से आएगा, तो पहले आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट आपने सीखा था कि हम पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई द पावर एंड सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। तो 2 2 जा 4, 4x, और 4x का 4 हो गया, और -3 कॉन्स्टेंट 0 हो जाता है। तो ग्रेडियंट फंक्शन 4x प्लस 4 आया। अब आपको मैंने बताया था कि ग्रेडियंट की वैल्यू आती है, उसके लिए पॉइंट या x की वैल्यू डिफाइंड होती है। अब यहाँ पॉइंट डिफाइंड है, बट हमारे काम का सिर्फ x है बस, एंड x इज 3। तो when x is 3, the dy by dx is 16, 4 3 is 12, 12 plus 4 is 16। once you have got dy by dx, इसको आपने यहाँ पर रखा चेन रूल के अंदर, dy by dt है, dy by dx है, dx by dt will be the subject, and from here you are going to divide and you are going to give dx by dt is 3 upon 16 units per second।
अच्छा, कोई बंदा अगर dx बाई dt को सब्जेक्ट बनाता तो बना सकता था, dx बाई dt इस वाले चेन रूल को यूज कर लेता, ये वाला चेन रूल। तो अगर ये वाला चेन रूल यूज होता तो यहाँ पर उसका, यहाँ वो लिख देता 3, यहाँ उसको लिखना पड़ता 1/16, तो आंसर 3/16 आ जाता, वही जो यहाँ पर दिया हुआ है। सही है जनाब। तो ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टॉट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें, इसने कहा रेट ऑफ चेंज, यहाँ भी उसने कहा रेट ऑफ चेंज। जब चेंज का लफ्ज आता है ना, ये बात याद रखें, when the examiner is talking about change is always in two directions. The change can be a positive change or it can be a negative change. अगर पॉजिटिव चेंज है इसका मतलब इट इज एन इंक्रीज, और अगर नेगेटिव चेंज है इसका मतलब इट इज अ डिक्रीज। ये जरा समझें, अगर चेंज है और आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो इंक्रीज है, और अगर चेंज का लफ्ज लिखा हुआ है आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो डिक्रीज है। अब यहां पर उसने लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 3 यूनिट्स पर सेकेंड, तो हालांकि इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा था, चेंज का लफ्ज लिखा था, लेकिन जब उसने +3 दिया हुआ है ना, तो मैं समझ गया कि ये जो रेट ऑफ चेंज, ये जो y का चेंज है ना, ये पॉजिटिव चेंज है। अब वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज -3 यूनिट्स पर सेकेंड, तो मैं समझ जाता कि ये डिक्रीज है। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर वाजे तौर पे सवाल के दौरान रेट ऑफ चेंज ऑफ y की जगह रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y लिख देता, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y इज 3 यूनिट्स पर सेकेंड, तो आप समझ जाते कि जब चेन रूल में मैं इस्तेमाल करूंगा तो dy बाई dt की जगह 3 नहीं लिखूंगा बल्कि -3 लिखूंगा। सर उसने तो 3 यूनिट्स पर सेकेंड लिखा है, मैं माइनस क्यों लिखूं? बेटा क्योंकि 3 के साथ उसने डिक्रीज का लफ्ज लिखा है। अगर देखिए इंक्रीज लिखता ना, इंक्रीज, तो आप 3 ही लेते, लेकिन अगर यहाँ डिक्रीज लिखा होता तो फिर आप यहाँ -3 लेते। अगर आप यहाँ 3 ले लेते तो मसला हो जाता, फिर मार्क कट जाता, फिर आपका -3/16 के मुताबिक -3 - 3/16 dx बाई dt आपका आता, और आपने आंसर दिया होता 3/16, तो वहां मार्क कट जाता। तो अगर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई इज 5 यूनिट्स लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि dy बाई dt तो दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि डिक्रीज है इसका मतलब -5 है dy बाई dt, और आपको चेन रूल के अंदर -5 लिखना होगा। तो ये मैंने बता दिया कि अगर रेट ऑफ चेंज है तो पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, बट अगर रेट ऑफ इंक्रीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो है ही इंक्रीज, और रेट ऑफ डिक्रीज लिखा हुआ है इसका मतलब वो डिक्रीज है, और आपको चेन रूल में माइनस लेना पड़ेगा। ये बात मैंने क्लियर कर दी, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो चीज लिखी हुई है इसको आप लिख लें और मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? डन एंड क्लियर लिख देंगे तो आई मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब इस तरह से सवाल पास ओवर में आता है तो मैंने उसी पैटर्न को उठाया है। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून is increasing at a rate of 3 centimeter per second. At a constant rate of 3 centimeter per second, find the rate of increase of the volume and the radius system. अब देखिए यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब ये भी आपको बता दूं, मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये पास्ट प्रैक्टिस के मुताबिक। जो पास्ट प्रैक्टिस है उसके अंदर 2020 से पहले MF9 फॉर्मूला शीट हुआ करती थी, और MF9 फॉर्मूला शीट में फॉर्मूलाज नहीं लिखे होते थे। ओ लेवल्स और IGCSE में मेंसुरेशन का जो टॉपिक है, उस मेंसुरेशन के टॉपिक में आपको प्रिज्म्स के फॉर्मूला याद होने चाहिए,
प्रिज्म्स के अंदर क्यूब आ गया, क्यूबॉइड आ गया, जनरल प्रिज्म आ गया, ट्राइंगल बेस, पेंटागन बेस, हेक्सागन बेस, कोई भी प्रिज्म, और सिलेंडर भी उसी में आ गया बिकॉज सिलेंडर इज सर्कल बेस्ड प्रिज्म। लेकिन जहां बात आती थी पिरामिड की, पिरामिड में कौन भी आ जाता है, सर्कल बेस पिरामिड। और स्फेयर की जब बात आती थी, हेमिस्फेयर की बात आती थी, तो फॉर्मुला दिया करता था एग्जाम में, वॉल्यूम का या सरफेस एरिया का देता था। सिमिलरली यहाँ भी ए लेवल्स के अंदर वही प्रैक्टिस बरकरार है, जो फॉर्मुलाज ओ लेवल्स आईजीसीएसई में दिए होते थे वही ए लेवल में दिए हुए होते। तो जब वो सवाल देता था ना, तो जिस सवाल में फॉर्मुला की जरूरत होती थी उस सवाल के साथ वो फॉर्मुला देता था। बट 2020 से एग्जामिनर ने MF9 के बजाय MF19 फॉर्मुला शीट देना शुरू कर दी है, जिसके अंदर फॉर्मुलाज पहले पेज पे ऑलरेडी लिखे हुए, मेंसुरेशन के फॉर्मुलाज फॉर्मुला शीट में ऑलरेडी लिखे हुए, देखें। ये तो हमने सर्कुलर मेजर में अप्लाई भी किए। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा कोन और पिरामिड के लिए 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, और कोन जब होगा तो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। और जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है उसका फॉर्मूला आपको पता है, पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए तमाम सरफेसेस का सम, कोई खास फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट। तो ये फॉर्मूला जो है उसने, ये चार फॉर्मूलाज इसने फॉर्मूला शीट के अंदर शामिल कर दिए। तो अब अगर किसी सवाल में जरूरत पड़ती है फॉर्मूला की, तो वो फॉर्मूला उस सवाल के साथ नहीं देता, बल्कि उसके दिमाग में है कि मैंने फॉर्मूला शीट में तो ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो बच्चे को खुद आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा इस सवाल में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात हो रही है, तो मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओ अच्छा, तो ऐसा करता हूँ, चल फॉर्मूला शीट जाके फॉर्मूला देख लेता हूँ। नाउ यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन, ये लिखा हुआ नहीं होगा। सर कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला लगाना है? जब उसने कहा ना स्फेरिकल बलून, तो फौरन जहन में आना चाहिए स्फेयर। अच्छा, अब आगे बात हो रही है एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की, इसका जिक्र सवाल खुद कर देगा। कह रहे रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। अच्छा, एक रेट का लफ्ज आपको बता रहा है टाइम की इन्वॉल्वमेंट, रेडियस का मतलब हो गया आर, और जब आगे उसने दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप समझ गए कि लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है और टाइम का यूनिट सेकंड चल रहा है। रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो वॉल्यूम का यूनिट ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो क्यूबिक होता है ना, सरफेस एरिया स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता, और वॉल्यूम के लिए क्यूबिक हो जाता, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो उसने स्फेरिकल बलून की बात की, घंटी बजनी चाहिए स्फेयर की। अब फॉर्मुला शीट में जाऊंगा MF19 में, और स्फेयर के फॉर्मुलाज देखूंगा, लेकिन कौन सा वाला देखूंगा, वॉल्यूम वाला या एरिया वाला? इस तरह से लिखा हुआ तो होगा नहीं। तो उस केस में आगे देखें कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, इंक्रीज का लफ्ज लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम एंड द रेडियस इज 2। ऐसे सवाल पास में मौजूद है, इसी पैटर्न का एक सवाल मैंने सामने दे दिया। अब सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या दिया हुआ है, dr/dt दिया हुआ है। तो अब आपने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट की। पहले आपने सोचा कि मैं क्या करूं, आपने कहा वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेता हूँ, फॉर्मूला शीट में आप गए, फॉर्मूला वॉल्यूम का देखा आपने। अब आपको मैंने जो नसीहत दी थी उस पर आपने अमल भी करना था, मर्जी है आपकी अमल करें या ना करें। लेकिन अगर रेडियस दिया हुआ है, निकालना भी खैर वॉल्यूम ही है, निकालने के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, या जो सब्जेक्ट है वो वॉल्यूम सब्जेक्ट है फॉर्मूला का, तो वी सब्जेक्ट है, तो वी के रेट ऑफ चेंज को ही सब्जेक्ट बनाएंगे चेन रूल का, इस नसीहत पे अमल किया जाए। तो दोनों तरफ से यहाँ तो सेम मामला ही होना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वी जो है dv/dt को सब्जेक्ट बनाया, dv आ गया पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, और dt आ गया दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। यहाँ पर कॉमन चीज आनी थी जो कि dr है। अभी आपका चेन रूल तैयार हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देख लें। यहाँ आपको dr/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, तो आपने dr/dt की जगह 3 लिख दिया, dr/dt की जगह आपने 3 लिख दिया। अच्छा, dv/dt जो है वो आपको निकालना है, तो आपका सब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क, वी डोंट नो दिस। dv/dr आपको पता है, ये बीच वाली चीज जो है, पहले दूसरे तीसरे में जो सेकंड वाली चीज है, बीच वाली इक्वल्स टू के फौरन बाद जो आती है, वो हमेशा डिफरेंशिएशन से निकलती है। तो इसके लिए आपको v इन टर्म्स ऑफ r चाहिए होगा, जो कि आपको फॉर्मुला शीट से मिल जाएगा। अभी यहाँ दिया हुआ है, वैसे फॉर्मुला शीट से मिलेगा। तो v इक्वल्स 4/3 पाई आर क्यूब के मुताबिक आपने dv/dr करने के लिए पहले डिफरेंशिएट करना होगा, फिर r की वैल्यू इनपुट होगी। तो आपने dv/dr निकाला, ये इक्वल्स टू, मुझे टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा कर देता हूँ।
तो 4/3 πr³ हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 4 12, या डायरेक्ट सोचे 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 और 3 कट जाएंगे, तो 4 पाई और पावर 1 से कम हो जाएगी, तो 4 πr²। तो v अगर 4/3 πr³ होगा तो dv/dr हो गया 4 πr²। 3 मल्टीप्लाई हुआ, पावर मल्टीप्लाई हुई कोएफिशिएंट से, और पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई, तो वी हैव गॉट 4 πr²। Then we have to find the value of dv/dr. So for that, the value of r is given. Radius is 2. We have substituted r equals to 2 in dv/dr to get 16 pi. अब dv/dr की जगह 16 pi, dr/dt की जगह 3. We have multiplied and we have got 48 pi. सवाल, सर क्या आंसर पाई की टर्म्स में दे सकते हैं? जवाब, एग्जामिनर ने, कैम्ब्रिज के एग्जामिनर ने हमें वर्कशॉप में बताया है कि भाई मैं कभी कभार एग्जैक्ट भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इन टर्म्स ऑफ पाई भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपने बच्चे को आदत डलवानी है कि अगर मैंने कहा है कि आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई दो, तो बच्चे ने 48 पाई ही देना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। अगर कहा है एग्जैक्ट दो, तो भी 48 पाई देना है, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। एग्जैक्ट का लफ्ज लिखा हुआ हो या इन टर्म्स ऑफ पाई लिखा हुआ हो, आपने 48 पाई आंसर छोड़ना है, वरना मार्क कट जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट का लफ्ज भी नहीं लिखा हुआ, इन टर्म्स ऑफ पाई भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपने जो आंसर देना है, फिर जो आप आंसर देंगे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करके देंगे। अब उसकी मार्किंग स्कीम में 48 पाई अगर एक्सेप्टेड है भी ना, तो साथ साथ 151 भी एक्सेप्टेड होगा। और ये भी हो सकता है कि 48 पाई उस मार्किंग स्कीम में एक्सेप्टेड ही ना हो, क्योंकि एग्जामिनर कहेगा मैंने तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज मांगा था, बच्चे ने तो मुझे इन टर्म्स ऑफ पाई दे दिया, तो मुझे वैल्यू का क्या पता लगे। अब 48 पाई क्या वैल्यू बनेगी वो तो कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके ही पता चलेगा ना कि इट्स 151। तो व्हाट द प्रैक्टिस यू हैव टू फॉलो इज दैट व्हेन एवर examiner tells you to find in terms of pi or exact, then you have to leave in terms of pi or in terms of root or whatsoever is the case। जैसे रूट आगे कहीं और सवाल के लिए बता रहा हूँ, जैसे सर्कुलर मेजर वगैरह के लिए एग्जैक्ट हो या इन टर्म्स ऑफ रूट 3 या पाई हो, एग्जैक्ट का लफ्ज लिखा होता है तो आपको एग्जैक्ट छोड़ना है, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। बट अगर एग्जैक्ट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ तो आपने एग्जैक्ट देना है, और देने के बाद फिर राउंड ऑफ करना है, और फिर उसके बाद आपने राउंडेड ऑफ आंसर को फाइनल आंसर बनाना है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो एग्जामिनर को नजर आ ही गया ना कि बच्चे का आया था, उसके बाद आपने राउंड ऑफ करके देना है। इसमें आपके 100% सिक्योरिटी है, कोई मसला नहीं है गलती का इंशाल्लाह। तो मैंने पहले मेरी प्रैक्टिस के मुताबिक पहले मैंने 5SF में लिखा, फिर मैंने 3SF में कर दिया, उसको बताने के लिए कि देखो 3SF तुम्हारे लिए की है, मुझे खुद शौक नहीं था, तुम्हारी जनरल इंस्ट्रक्शन है कि नॉन एग्जैक्ट होगा तो 3SF में करना, उसको फॉलो किया। तो नाउ दिस इज बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, तो इट्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, या पूरा लिखिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड या सेंटीमीटर क्यूब एस पावर माइनस। अगेन वही बात, सर क्या यूनिट्स लिखना जरूरी है? क्या यूनिट्स लिखना जरूरी है? भाई यूनिट्स ना लिखने पर मार्क्स की डिडक्शन नहीं देखी गई, कहीं उसने बात की नहीं एग्जामिनर ने, मैंने नहीं देखा कभी कि बच्चे ने मैथ्स के बारे में, मैंने इतने ओ लेवल्स है, IGCSE है, AS है, A2 है, हर जगह यूनिट्स ना लिखने में मार्क्स की डिडक्शन नहीं देखी गई, बट हम तो देंगे। सही है, भूल जाए अलग बात है, लेकिन कोशिश करें दे दें। अच्छे स्टूडेंट की पहचान यूनिट्स का देना है, लेकिन इंशाल्लाह यूनिट्स अगर कभी देना भूल गए, जो कि नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बोलेंगे तो याद रहेगा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह यहाँ पर सेफ है इंशाल्लाह, यूनिट अगर भूल गए तो मार्क्स नहीं कटेंगे इंशाल्लाह, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप यूनिट दे दें। यू नेवर नो, अचानक कोई एक बंदा आया और एक नया एग्जामिनर आया, उसने कहा ऐसी की तैसी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने यूनिट नहीं लिखा, आई विल पेनलाइज इट। और एक क्योंकि हमने कुछ देखा है, कुछ चीजें ओल्ड प्रैक्टिसेस के मुताबिक कोई मार्क्स नहीं कटते थे, नई प्रैक्टिसेस में नई मार्किंग स्कीम में वो मार्क्स कटना शुरू हो गए। तो इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड यू आर वर्किंग ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस, नो वन विल एवर डिडक्ट योर मार्क्स, नो वन विल एवर बी एबल टू डिडक्ट योर मार्क्स। इंशाल्लाह कोई माँ का लाल आपके मार्क्स नहीं काट सकेगा। सही है, अगर आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया हो, यूनिट लिखना बेस्ट प्रैक्टिस। ये एग्जाम्पल कॉपी हो गया और यहाँ तक बात समझ आ गई, एक्नॉलेजमेंट दे दे डन एंड क्लियर की, तो आगे बढ़े।
चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आते हैं बेटा। अब नए एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। एक चेन चेन रूल वाला एस्पेक्ट था, रेट ऑफ चेंज, कनेक्टेड रेट्स ऑफ चेंज, ये हमने कवर कर लिया। नए एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ भी लिया। अब जो मैं आपको नया एस्पेक्ट करवाने जा रहा हूँ उस पर फोकस कर, पहले थोड़ी इस पर बात कर। भाई कोई भी कर्व है, कैसा भी कर्व है, कभी कभार कर्व का ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, कभी कभार कर्व का ग्रेडियंट जीरो होता है, और कभी कभार कर्व का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि लिहा सपोज कर लें कि क्वाड्रेटिक कर्व है एंड इट्स अ सैड फेस्ड कर्व, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो सैड फेस कर्व है, तो इसका मतलब उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता था तो हमने कहा था सैड फेस मैक्सिमम पॉइंट, याद होगा आपको, क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एक्स बढ़ता जा रहा है और साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है। जब एक्स और वाई दोनों बढ़े तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब उस जगह ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। अभी ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को अलग से भी समझाऊंगा इंशाल्लाह, बट अभी कुछ बात आ रही है तो बता रहा हूँ। इफ एक्स इंक्रीजेस and y also increases, this means the function is an increasing function and therefore it has a positive gradient. And if x is increasing and y is decreasing, x बढ़ने पर y कम हो रहा हो, इसका मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है और उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। और ये बात हमेशा याद रखें कि टर्निंग पॉइंट पर चाहे वो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम हो या टर्निंग पॉइंट मिनिमम हो, ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है। तो मैंने कई नाम बताए थे, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, वर्टेक्स। वर्टेक्स भी एक लफ्ज बताया था, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का मतलब भी टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट होता है। इस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है, क्वाड्रेटिक में भी देखा था, क्योंकि कर्व टर्न होता है। ऊपर जाते जाते टर्न हुआ, नीचे आना शुरू हो गया, नीचे जाते जाते टर्न हुआ, ऊपर आना शुरू हो गया। तो ये टर्निंग पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर कर्व टर्न हो रहा है, वेरी ऑब्वियस। बट वाई इज इट कॉल्ड अ स्टेशनरी पॉइंट? तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स भी आपके जहन में होगा। टेनिस की बॉल को ऊपर भेजा, ऊपर फेंका, किसी बॉल को थ्रो किया, it is moving against gravity, it will decelerate, and therefore it will reach a maximum height, at which point the velocity will be zero. तो अगर मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वो जो जीरो वेलोसिटी होगी, इसका मतलब उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, एट रेस्ट है। तो ऑलवेज रिमेंबर, टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो होता है, देयरफॉर उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, बिकॉज ग्रेडियंट जीरो का मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स जीरो है। तो स्टेशनरी पॉइंट पर ग्रेडियंट जीरो होता है। तो जब भी आपको कहा जाए ना कि डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, तो यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट फंक्शन dy by dx and you have to equate it to zero. जब भी आपको कहा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट निकालो, तो आपको ये पता है कि स्टेशनरी पॉइंट पर, टर्निंग पॉइंट पर आपका ग्रेडियंट जीरो होता है, लिहाजा आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए dy by dx निकालेंगे और उसको इक्वेट टू जीरो कर देंगे। तो ये आ गई पहली बात, कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स एंड टर्निंग पॉइंट्स। Equate the gradient function to zero to determine the x coordinate of the stationary point. अब सोचे, जब dy by dx को, ये बोल्ड वाली चीज बेसिकली, यूज dy by dx इक्वल टू जीरो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब dy by dx को जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या हासिल होगा, आपके पास x की वैल्यू हासिल होगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। और y की वैल्यू निकालने के लिए जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें डाल देंगे, यही लिखा हुआ है, substitute the x coordinate in the equation of the curve to determine the y coordinate। वेरी वेरी सिंपल। जब भी आपको कहा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्सिमम पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमम पॉइंट निकालो या कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स निकालो, स्टेशनरी पॉइंट कह सकता है, टर्निंग पॉइंट कह सकता है, वर्टेक्स कह सकता है, या कह सकता है कि उस सवाल में मैक्सिमम पॉइंट, तो कह सकता है मैक्सिमम पॉइंट के निकालो या मिनिमम पॉइंट के निकालो।
तमाम सूरतों में आपने dy बाई डी एक्स यानी कि ग्रेडियंट फंक्शन निकालना है, जीरो से इक्वेट कर देना, उससे आपके पास x कोऑर्डिनेट आएगा, इक्वेशन ऑफ द कर्व में डालेंगे y कोऑर्डिनेट, हासिल हो जाएगा। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट, एक होता है नेचर ऑफ स्टेशनरी ऑफ टर्निंग पॉइंट। दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है कोऑर्डिनेट्स और एक चीज होती है नेचर। कोऑर्डिनेट्स के लिए तो आपने डी बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट कर दिया, जो कि वाज़ेह तौर पे यहाँ लिखा हुआ है। सर नेचर के लिए क्या करना है? सर नेचर के लिए वैसे मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं, बट जो तरीका हमारे P1 सिलेबस में लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है मार्किंग स्कीम के अंदर जो है मल्टीपल मेथड्स होते हैं, और वो वाला मेथड भी होता है जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे एडिशनल मैथ्स पढ़ के आ रहे होते हैं, कुछ बच्चे एएस वाला, एएस के साथ ए2 भी पढ़ रहे होते हैं, एक्सेलरेटेड मैथ्स दे रहे होते हैं, तो उनकी नॉलेज में वो चीज होती है, तो वो एएस के अंदर भी वो नॉलेज लगा रहे होते हैं। तो कैम्ब्रिज डज नॉट पेनलाइज फॉर एनी एक्स्ट्रा नॉलेज दैट यू अप्लाई। मतलब ऐसी कोई चीज जो सिलेबस ने रिक्वायर नहीं की, बट आप इतने काबिल हैं या आप उस चीज को जानते हैं, उस स्ट्रेटजी को आपने अडॉप्ट किया, उस मेथोडोलॉजी को आपने अडॉप्ट करके कोई काम किया, तो कैम्ब्रिज इज नॉट गोइंग टू पेनलाइज यू फॉर दैट एक्स्ट्रा नॉलेज, एंड कैम्ब्रिज विल अवॉर्ड यू मार्क्स फॉर दैट। दैट इज वाई मार्किंग स्कीम में ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस में ऐसे मेथड लिखे हुए होते हैं, but you don't need to really know that, because the approach that is required is more easy to apply in that particular case। क्योंकि वो सवाल कुछ होता इस तरह से है कि वो पर्टिकुलर चीज उस रास्ते से आपको गुजारा जा रहा होता है, फिर उस रास्ते से जब गुजार ही दिया तो उसको फॉलो ना करें तो फिर कुछ और फॉलो करना और नुकसान का और लंबा होने का बाइस, लेकिन फॉलो कर सकते हैं भारत। तो मैं आपको वो मेथोडोलॉजी बताऊंगा जो आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। मल्टीपल अप्रोचेस ए2 में जाके सिखाई जाती है, क्योंकि वहां सिलेबस में लिखा हुआ है, बल्कि वहां मैंडेटरी नीड हो जाती है। वो जब ए2 में अगर नसीब में हुआ पढ़ाना तो इंशाल्लाह आपको वहां पढ़ाएंगे, ए2 के जो P3 कंपोनेंट है उसके अंदर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए dy बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। नेचर के लिए क्या करते हैं? नेचर के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहली चीज क्या करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये बात आपको मैंने बताई थी कि जब y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x y को, तो वी गेट dy बाई डी एक्स। अब सोचो dy बाई डी एक्स को जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ y जब करूंगा तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स करूंगा, मतलब dy बाई डी एक्स एक फंक्शन आ चुका है, ग्रेडियंट फंक्शन, उसको मैं मजीद विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट वी गेट, तो d ऑफ dy जब करेंगे, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो डी स्क्वायर वाई बन जाएगा। अच्छा, dx और dx मल्टीप्लाई होंगे तो उसूलन इट इज डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या वी कैन से dx होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली dx होल स्क्वायर है, बट लिखने का तरीका यही है कि हम डायरेक्ट इसी तरह लिखते हैं dx स्क्वायर, द ब्रैकेट लिखने की फॉर्मेलिटी है नहीं, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। तो d ऑफ dy इज डी स्क्वायर वाई, बिकॉज स्क्वायर सिर्फ d पर है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर d और x दोनों पर है, तो लिखने का तरीका इस तरह से है कि dx स्क्वायर, विच मीन्स बेसिकली द स्क्वायर ऑन dx। वैसे भी नेवर डू दिस मिस्टेक, एलजेब्रा के अंदर हम बाकायदा अगर एक्स डी पे स्क्वायर है तो हम दोनों पे लगाएंगे, वरना सुनने वाला देखने वाला गलत देख लेगा और अप्लाई गलत कर लेगा। बट यहाँ पर एक स्टाइल होता है ना, एक वे ऑफ राइटिंग बना हुआ होता है मैथमेटिशियंस का और बुक्स में लिखा हुआ होता है, तो वो स्टाइल यही है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। बट वी नो वी शुड बी नोइंग डी एक्स स्क्वायर बेसिकली यहाँ पर डी एक्स होल स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। ब्रैकेट होने चाहिए थे बट नहीं, लेकिन दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, सो वी विल फॉलो दैट। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। नाउ दिस डी वाई बाय डी एक्स के मुख्तलिफ नाम हो गए। नंबर वन, इट इज कॉल्ड अ ग्रेडियंट फंक्शन। नंबर टू, इट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि पहली दफा डिफरेंशिएट किया है ना, तो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसका एक और नाम चेन रूल जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरा बोलना पड़ेगा क्योंकि नीचे टी नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर द ग्रेडियंट फंक्शन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकल रही है किसी एक x की स्पेसिफिक पॉइंट, एक पॉइंट पर अगर x की वैल्यू निकल डालने पे ग्रेड निकल रहा है, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, and this is also called first derivative. Now if we are going to differentiate this further, so this derivative will be called second derivative, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन को एक दफा डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव,
और ओरिजिनल फंक्शन को 2 दफा डिफरेंशिएट किया तो सेकंड डेरिवेटिव, तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। तो वेन एवर, और अगर फंक्शंस की टर्म्स में बात की जाए तो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स होता है, एक दफा डिफरेंशिएट किया जाए तो मैंने बताया था इट्स एफ प्राइम एक्स, ये आपको मैंने बताया था, और अगर 2 दफा डिफरेंशिएट किया जाए तो एफ डबल प्राइम एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी कहते हैं, और फंक्शन की फॉर्म में एफ डबल प्राइम एक्स भी कहते हैं। सर करूं क्या इस सेकंड डेरिवेटिव का, पहले तो निकालो। निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे y को डिफरेंशिएट किया था, dy बाई डी एक्स ऑब्टेन किया था, वैसे जो dy बाई डी एक्स आया उसको मजीद डिफरेंशिएट करोगे एज पर द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो सीखे, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब क्या करूं सर, बेटा ये जो dy बाई डी एक्स को जीरो करके वैल्यू ऑफ x आई थी ना, इसको सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये डबल एफ डबल प्राइम एक्स में x की जगह डाल दो, इस वाली वैल्यू। अब अगर x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में डालने पर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये वही क्वाड्रेटिक वाली बात जहन में बिठाऊंगा, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी का मतलब हैप्पी फेस, हैप्पी फेस का मतलब मिनिमम पॉइंट। और अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का मतलब उदासी, उदासी का मतलब सैड फेस, सैड फेस का मतलब मैक्सिमम पॉइंट। तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया तो इट्स अ मिनिमम पॉइंट, नेगेटिव आ गया तो इट्स अ मैक्सिमम पॉइंट। दिस इज व्हाट इज रिटन इन द स्टेप्स। First find the second derivative, that is d square y by dx square. Then substitute the x coordinate, ये जो यहाँ से आया था, जो dy by dx जीरो करके x की वैल्यू आई थी, substitute the x coordinate of turning point in the second derivative, इसमें या इसमें। If the second derivative gives you a positive answer, it's a minimum point. If it gives you a negative answer, it is a maximum point. Writing value is must. एक बात याद रखें, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, क्या मतलब इसका, मतलब जो नंबर या जो वैल्यू आ रही है उसको जरूर लिखें। क्या मतलब है कि आपने x डालने में डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर आपका 5 आया, 10 आ गया मिसाल, अब आप कहें 10 आ रहा है एंड दिस इज पॉजिटिव देयरफॉर इट इज अ मिनिमम पॉइंट, या अगर -10 आ रहा है से इट्स अ मैक्सिमम पॉइंट, मिसाल है, कुछ भी आ रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू डालते हैं बट डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो भाई x तुमने डाला या नहीं डाला, ये कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को, क्या पता तुमने रैंडम तुक्का लगा रहे हो, एग्जामिनर को कैसे पता कि तुमने पॉजिटिव वैल्यू निकाली है, हाउ वुड एग्जामिनर नो। ओवर देयर यू कैन लूज सम मार्क्स। तो इसीलिए, क्योंकि मेरे मार्किंग इसी मेरे जहन में है, मुझे पता है वो वैल्यू मांगता है, यू हैव टू राइट द वैल्यू फर्स्ट, जो आंसर आया है वो आपने लिखना है कि भाई 10 आया है, -5 आया है, -2 आया है, वो लिखना है। फिर बोलना है कि देखो ये पॉजिटिव है तो मिनिमम है और नेगेटिव है तो मैक्सिमम, लेकिन पहले वो वैल्यू लिखनी है, मतलब कैलकुलेटर में डालना भी है और डालने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको लिखनी भी है, ताकि एग्जामिनर को यकीन हो जाए कि आपने कैलकुलेशन की है। तो बॉटम लाइन, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करके x निकालें, उससे इक्वेशन ऑफ कर्व में डालें तो y आ जाए। ये आपका पॉइंट मुकम्मल हो गया। नेचर निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालें, जो x की वैल्यू आई थी उसको सेकंड डेरिवेटिव में डालें, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, दैट्स इट। मुझे बताएं यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर एंड डन लिख देंगे तो आगे बढ़ते हैं। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें हमारी क्लियर होती जा रही हैं। अच्छा एग्जाम्पल, इसी चीज़ की एप्लीकेशन है, आसान सा एग्जाम्पल है छोटा सा। A curve has equation y equals x cube minus 6x square. Find the coordinates of the stationary points of the curve and determine their nature. सिर्फ कहता कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो सेकंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव का कोई काम ही नहीं था।
और कहेगा डिटरमिन देयर नेचर, तो फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम दोनों डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। अक्सर सवाल भी इसी तरह आते हैं, पहले पार्ट में वो डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पर दोनों निकलवा लेता है, फिर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट एंड डिटरमिन इट्स नेचर। यार अलग अलग पार्ट्स में उसको ब्रेक कर देता है। तो अगर कर्व का इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पावर मल्टीप्लाई होती है कोएफिशिएंट से और पावर वन से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो एक्स क्यूब बन जाएगा 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बन जाएगा 12x। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को आप मजीद डिफरेंशिएट करें तो 3x स्क्वायर था, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x, पावर वन से सब्ट्रैक्ट हो गई तो 6x बन गया, और 12x में 12x 12 बन गया। तो इसको डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव आया, फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट किया तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इस्तेमाल करते हैं, उसको इक्वेट टू जीरो करते हैं। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को उठाया और उसे इक्वेट टू जीरो कर दिया। इक्वेट टू जीरो करने के लिए मैंने देखा कि फैक्टराइजेशन हो रही थी, कॉमन टेकिंग, मैंने 3x कॉमन लिया, x माइनस फोर इक्वल जीरो। इधर 3x इक्वल जीरो और x माइनस फोर इक्वल जीरो। वी हैव ऑब्टेन्ड टू आंसर्स, x0 एंड x4। अब ये तो आपके पास इक्वेट टू जीरो करके आ गए, हासिल हो गए। फिर मैंने सिखाया था जो x आएगा उसको इक्वेशन ऑफ कर्व में डालेंगे 1 बाय 1। तो x की वैल्यू को जब जीरो आई है, जीरो को जब कर्व में डालेंगे तो y जीरो ही आएगा। x4 को जब डालेंगे, 4 क्यूब माइनस 6 टाइम्स 4 स्क्वायर, यू विल गेट -32। निकाल के देख लें। डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन से आया, इक्वेट टू जीरो करके x की दो वैल्यूज आई। x की पहली वैल्यू डाली इक्वेशन ऑफ कर्व में, पहली वैल्यू ऑफ y आ गई। सेकंड डाली, सेकंड वैल्यू ऑफ y आ गई। दो पॉइंट्स आ गए, 0,0 एंड 4,-32। कोऑर्डिनेट्स वाला मामला मुकम्मल हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। अच्छा, सवाल भी आपको बता देगा कि एक है या एक से ज्यादा। कोऑर्डिनेट्स तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्स और वाई दोनों की बात हो रही है। सिर्फ एक्स कहेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट कहेगा, वाई कहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट कहेगा। बट अगर एक्स वाई दोनों मांगेगा तो ही विल से कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह अगर बात हो रही है स्टेशनरी पॉइंट्स पॉइंट की, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट होगा, एक ही एक्स की वैल्यू आएगी और एक ही वाई की वैल्यू आएगी। बट अगर पॉइंट्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन ऐसा नहीं करता कि पॉइंट्स लिखकर पॉइंट्स लिख रहा हो और आपका पॉइंट आ रहा हो, और पॉइंट लिख रहा हो और आपके पॉइंट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं। सिंगुलर लिखा हुआ प्लूरल आ रहा हो और प्लूरल लिखा हुआ सिंगुलर आ रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं। सिंगुलर लिखा है सिंगुलर सिंगल आएगा, प्लूरल लिखा है तो एक से ज्यादा आएंगे। अब एक से ज्यादा में दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, यूजुअली दो ही होते हैं क्योंकि क्यूबिक फंक्शन की सॉल्विंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, एएस सिलेबस का पार्ट, A2 सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव जो ऑब्टेन हुआ था तो उसमें क्या बताया था कि आपने एक्स की वैल्यू डालनी है सेकंड डेरिवेटिव में, आपने डाली। तो 6 टाइम्स 0 - 12 विल गिव यू -12। एक्स जीरो डालने पर यू हैव गॉट -12। अच्छा, अब डायरेक्टली आप कह सकते थे लेस देन जीरो, नहीं, ऐसा नहीं करना, लिखनी है वैल्यू क्या आई। जीरो डाल में -12 आया, इट इज लेस देन जीरो, सेट फेस की वजह से मैक्सिमम पॉइंट। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विथ योर वर्किंग। Then when you're going to substitute x equals to 4 in the second derivative, 6 4s are 24. 24 minus 12 is +12. Positivity, this is greater than 0. Positivity means minimum point. -12 पे maximum point, +12 पे minimum point. So 0,0 and 4, -32 are the 2 points, the coordinates of which you obtained previously only. But now you have determined the nature कि 0 वाला जो point है, it is a maximum point. It is a maximum point. And जो x4 वाला point है, it is a minimum point. तो मैंने अलग से लिख करके लिख दिया कि 0 वैसे ज्यादा क्लियर करके लिखने में ज्यादा बेहतर है, तो मैंने इसलिए वाजे कर दिया कि मेरा जो मिनिमम पॉइंट है वो 4 वाला पॉइंट है। तो 4, -32 इज द मिनिमम पॉइंट एंड 0,0 इज द मैक्सिमम पॉइंट। तो ये मैंने जितनी कुछ आपको बातें बताई थी उसको मैंने एक एग्जाम्पल की फॉर्म में अप्लाई कर दी। तो डू वी ऑल नो how to find the coordinates of a stationary point and how to determine its nature? And are we clear with this example and have we copied it? If you have done this, then you can write clear and done. Sir, we always have one maximum and one minimum for two coordinates right now. देखो ऐसा ही होता है ना। अब सोचो ना, कर्व ऐसा तो नहीं है ना कि एक दफा टर्निंग हुई है, कर्व की टर्निंग हुई है। अच्छा, क्यूबिक कर्व होगा तो दो टर्निंग पॉइंट्स होंगे। क्यूबिक कर्व है ना, तो दो टर्निंग पॉइंट्स। अगर क्वाड्रेटिक होता तो एक टर्निंग पॉइंट होता।
तो क्यूबिक कर्व के दो टर्निंग पॉइंट्स हैं। अब सोचो अगर पहला टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम निकला, अब आईजीसीएसई में क्यूबिक की स्केचिंग भी तो है, तो आपको इसी तरह का शेप याद आ रहा होगा। कभी इस तरह का शेप होता था कि एक दफा कम और एक दफा पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम। यहाँ पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम कैसे पता चला? क्योंकि जीरो पे मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम के बाद वो टर्न करके नीचे आ रहा है तो अब नीचे से ऊपर जाएगा ना। तो पहली दफा टर्न होने पे वो मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के नीचे आना शुरू हुआ, तो दूसरी दफा टर्न होके वो ऊपर आना शुरू होगा, तो यकीनन वो पॉइंट मिनिमम पॉइंट रह जाएगा। तो एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम होना है। दोनों सेम नेचर के तो नहीं हो सकते ना। सही है ईसा, जवाब मिल गया शायद आपको सवाल का। ओके परफेक्ट। यस एवरीवन इज क्लियर एंड हैव यू cooperated डन एंड क्लियर लिख देंगे तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। चलिए जी हो गया, कुछ बच्चों ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी थी। तो मैं आगे बढ़ जाऊँ? जिन्होंने नहीं दी वो देते हैं बेटा जल्दी से, शाबाश। ओके ग्रेट। अच्छा देखें, ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू स्टेशनरी वैल्यू की बात हुई, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था जब क्वाड्रेटिक्स पढ़ रहे थे, कि जब पॉइंट की बात होती है ना तो एक्स कॉमा वाई दोनों की बात होती है, एक्स और वाई। पॉइंट की जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट एक्स कॉमा वाई। जो पॉइंट की बात होती है तो हम एक्स और वाई की बात करते हैं, एक्स कॉमा वाई। लेकिन जब वैल्यू की बात हो रही होती है, वैल्यू की बात, तो वैल्यू इज ऑलवेज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। तो अगर कभी आपसे कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या स्टेशनरी वैल्यू कहता है, तो आप समझ जाएं कि आपको टर्निंग पॉइंट का वाई मांगा गया। मतलब यहाँ स्टेशनरी पॉइंट्स तो आपके 0,0 एंड 4,-32 हैं। बट अगर आपसे कहा जाता फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज, तो एक स्टेशनरी वैल्यू आपकी होती है 0 और दूसरी स्टेशनरी वैल्यू आपकी होती है -32। जो 0 वाली स्टेशनरी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और जो -32 वाली स्टेशनरी वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है। तो पॉइंट और वैल्यू में फर्क इंपॉर्टेंट है। पॉइंट पूछा जाएगा तो एक्स और वाई दोनों पूछे गए, वैल्यू पूछी जाएगी तो वाई देना होगा। और वैल्यू, क्योंकि ये बात आपको पता है कि कर्व कितना नीचे है या कर्व कितना ऊपर है उसका ताल्लुक वाई कोऑर्डिनेट से होता है। इसलिए मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। मैक्सिमम या मिनिमम या स्टेशनरी वैल्यू की बात करेंगे तो इसका मतलब बात करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट होगा। एग्जांपल, इफ 2,10 इज द स्टेशनरी पॉइंट देन द स्टेशनरी वैल्यू विल बी 10, दिस वन। सही है, ये बात पहले भी बताई थी और ये मैंने अभी भी बताई। अच्छा अब इसके बाद डिफरेंशिएशन का जो मैंने ये एस्पेक्ट आपको पढ़ाया, ये बड़ा प्यारा और बड़ा आसान एस्पेक्ट है, बड़ा मजे का, बहुत मजा आता है। अभी एग्जामिनर जो है ना ये,
2D और 3D मेंसुरेशन इन्वॉल्व करता है डिफरेंशिएशन के अंदर। एक एक आपके सामने 2 डायमेंशनल फिगर दिया होगा, तो फिर उसकी एरिया और पेरीमीटर की बात होगी। अब इसमें होता यह है कि इसमें से कुछ एक दिया हुआ होता है, जैसे एक फिगर है, मिसाल है सेक्टर दिया हुआ है, तो द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ एक्स या पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ आर मुझे ऑब्टेन करने का कह रहा होगा, या अदर वे राउंड ले लें, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 30 सेंटीमीटर्स, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया इन टर्म्स ऑफ आर। और फिर जब वो एक्सप्रेशन आ जाता है तो फिर उसके बाद मुझे उसकी स्टेशनरी वैल्यू या टर्निंग पॉइंट निकालना होता है, उसका नेचर डिटरमिन करना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने अभी करवाया। बस अभी मैंने जो इन्वॉल्वमेंट करवाई थी उसमें एक्स और वाई वेरिएबल इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर एरिया और रेडियस है, एक्सप्रेशन फॉर ए इन टर्म्स ऑफ आर आ रहा है, तो एक्स की जगह आर आ गया, वाई की जगह पे ए आ गया। वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ, अच्छा 2 डायमेंशन की बात होती है तो वी टॉक अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर। तो दिस इज व्हाट इज रिटन, इन्वॉल्व्स एरिया एंड पेरीमीटर 2D फिगर्स इफ वन ऑफ देम इज गिवन एन एक्सप्रेशन फॉर द अदर विल बी आस्क्ड। पहले पार्ट में ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन मांगा जाता है, और फिर अगले पार्ट में उस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, उसका नेचर निकालना पड़ता है। बिल्कुल वही अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है जो अभी आपको मैंने एग्जाम्पल में ऊपर सिखाया था। बस फर्क ये होता है कि वेरिएबल्स वाई और एक्स से बदल के कुछ और हो जाता है। सिमिलरली 3D फिगर्स जो है उसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात होती है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में से कोई एक चीज की वैल्यू दी हुई होती है और दूसरे का एक्सप्रेशन मांगा जाता है, और जिसका एक्सप्रेशन मांगा जाता है फिर उस पर खेला जाता है, उससे स्टेशनरी वैल्यू निकाली जाती है, और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको डील करनी होती है। अब एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन्वॉल्व्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इफ वन ऑफ देम इज गिवन एन एक्सप्रेशन फॉर द अदर विल बी आस्क्ड। ये वही बात है जो मैंने आपको 2D में बताया। अब ये सवाल किस तरह से आता है, इस चीज को समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने जो रखना है वो है 2D वाला, और एक एग्जाम्पल जो रखूंगा इंशाल्लाह वो 3D वाला। एक 2D का एग्जाम्पल होगा, एक 3D का एग्जाम्पल होगा, और दोनों एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह आपके सामने जब मैं रखूंगा तो फिर आप पास उतर के तकरीबन हर सवाल करने की पोजीशन में हो जाएंगे। अब जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी मेंसुरेशन होगी उतना अच्छी तरह आप सवाल डील कर पाएंगे। फिर 100 सवाल आपके सामने आ जाए आप कर सकते। अगर कहीं फंसेंगे तो वो मेंसुरेशन की वीकनेस की वजह से फंसेंगे फंसेंगे ओ लेवल आईजीसीएसई में अगर मेंसुरेशन में कहीं फंसते थे तो वो इसलिए फंसते थे कि कुछ समझ नहीं आता था कि क्या डायग्राम है, या कुछ कहीं फंसते थे, कोई वजह होती थी। वो एरिया जो ओ लेवल आईजीसीएसई वाला है वो पक्का है इंशाल्लाह, तो फिर फंसने का चांस कम हो जाता है। कोई कमोबेश कोई इक्का दुक्का सवाल में फंस जाए तो अलग बात है, वैसे तो सारे सवाल कदमों में आ जाएंगे जब मैं एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 करवा दूंगा इंशाल्लाह। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 करवाने के बाद फिर आपकी मेंसुरेशन की स्किल्स ओ लेवल आईजीसीएसई वाली जितनी स्ट्रांग होंगी उतना अच्छी तरह से आप सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस आर इज 20 सेंटीमीटर्स। अब ये सेक्टर की बात कर रहा है, जैसे सेक्टर की बात कर रहा है तो 2D फिगर की बात हो रही है। 2D फिगर में एरिया और पेरीमीटर की बात होती है, 3D फिगर में वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात होती है। तो क्योंकि ये सेक्टर की बात कर रहा है, ये 2D फिगर है, और सेक्टर तो अभी हमने सर्कुलर मेजर में ही पढ़ा है, ASP1 के अंदर सर्कुलर मेजर में पढ़ा है। तो याद रखें, जब सेक्टर की बात होती है तो फिर हम अपने फॉर्मूलाज रेडियंस वाले ही लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है द एंगल ऑफ द सेक्टर इज थीटा रेडियंस। अच्छा, अगर ये चीज सवाल में नहीं लिखी रेडियंस वाली बात, तो अब आपकी मर्जी है आप रेडियंस में डीलिंग करें या डिग्री में डीलिंग करें, बट रिकमेंडेड उसमें भी ये होता है कि आप रेडियन में डील करें, क्योंकि रेडियन की फॉर्मूला ज्यादा आसान है भाई। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इससे ज्यादा शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं। आर्क लेंथ इक्वल्स आर थीटा, एरिया इक्वल्स हाफ आर स्क्वायर। ये ज्यादा बोलने में भी आसान है, लिखने में भी आसान, और सबसे प्लस पॉइंट ये फॉर्मूला शीट में दिए हुए भी हैं, आर थीटा एंड हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो अगर तो रेडियंस या डिग्री की वजाहत नहीं है तो ज्यादा बेहतर है आप रेडियंस को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उसी के फॉर्मूलाज आपके फॉर्मूला शीट में दिए हुए हैं और वो है भी आसान इस्तेमाल कर। अच्छा, अब जब ये कहता है ना पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस आर इज 20, मैंने कहा था इफ वन ऑफ देम इज गिवन एन एक्सप्रेशन फॉर द अदर विल बी आस्क्ड। तो आगे वो अगले पार्ट में देखें एक्सप्रेशन फॉर एरिया मांग रहा है, पेरीमीटर की वैल्यू दे रहा है और एरिया का एक्सप्रेशन मांग रहा है। पेरीमीटर की आपको वैल्यू दी जा रही है और एरिया का आपसे एक्सप्रेशन मांगा जा रहा है। इसी तरह की रिक्वायरमेंट आती है। तो अब करना यह है कि जब एक
की वैल्यू दी जाए और दूसरे का एक्सप्रेशन निकलवाया जाए, तो उसमें ये वाले काम का करना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ तो मैंने इतने पार्ट्स में इसको ब्रेक किया है कि आपको हर चीज वाजे क्लियर हो जाए, बट यूजुअली ऐसे बहुत सारे सवालात होते हैं जिसमें ये लिखा हुआ ही नहीं होता। डायरेक्ट पार्ट नंबर 1 में ही लिखा हुआ होता है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर। अगर डायरेक्ट ये वाला पार्ट बना हुआ है ना, तो फिर भी ये वाला काम करना जरूरी है। मतलब थीटा इन टर्म्स ऑफ आर उसने मांगा नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो पार्ट 2 अचीव भी नहीं होगा। तो पेरीमीटर या एरिया में से अगर कोई एक चीज दी हुई है तो उसको इस्तेमाल करके पहले आपने वन वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर एक्सप्रेस करना होता है। उसके बाद फिर दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज का एक्सप्रेशन आता है। मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है तो एरिया का एक्सप्रेशन आएगा, एरिया दिया हुआ है तो पेरीमीटर का एक्सप्रेशन आएगा, बट उससे पहले ये वाली चीज आएगी। तो अगर ये मांगा जाएगा अलग से या नहीं मांगा जाएगा, दोनों केसेस में आपने तो ये निकालना होगा बाय डिफॉल्ट। और उसके बाद फिर बाकी पार्ट्स आ जाएंगे जिसके अंदर डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होगी, वो मैं आपको कवर करवाता हूँ। तो पहले इस सवाल के एक्सप्लेनेशन पार्ट्स को देख लेते हैं, वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हैं, सेक्टर मैंने ड्रॉ किया आपके सामने। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ प्लस 2 टाइम्स रेडियस। सर्कुलर मेजर को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ा था। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, और ये तो ऑल ओवर से चलती हुई आ रही है चीज, कि सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो आर प्लस एस। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है एस प्लस 2 टाइम्स आर, आर्क लेंथ प्लस 2 टाइम्स रेडियस, एंड आर्क लेंथ इज आर थीटा। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा आर थीटा प्लस 2 टाइम्स रेडियस। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया बेटा? ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, आर थीटा प्लस 2 टाइम्स रेडियस। अच्छा, अब आर थीटा प्लस 2 टाइम्स रेडियस को हमने 20 से इक्वेट किया, तो यकीनन या तो आर इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा या थीटा इन टर्म्स ऑफ आर आएगा। अभी आपको डिसाइड ऐसे करना होता है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ आर, जब आर की टर्म्स में पूछा जा रहा है तो थीटा को गायब करना है, तो थीटा सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन मिसाल है, अगर एग्जामिनर पूछता फाइंड, यहाँ तो खैर अलग से ये पार्ट दिया हुआ है, अगर ये ना होता, मैं इस तब की बात कर रहा हूँ, जब लिखा हुआ है थीटा इन टर्म्स ऑफ आर तो फिर तो फॉलो करेंगे। पर अगर ये रिक्वायरमेंट ना होती और कहता है एरिया इन टर्म्स ऑफ आर निकालो, तो सब्जेक्ट किसे बनाते? थीटा को या आर को? थीटा को बनाते, क्योंकि थीटा का जिक्र नहीं है, इसका जिक्र ना हो उसको सब्जेक्ट बना के गायब कर देते। लेकिन अगर लिखा होता एरिया ऑफ, ये पहला पार्ट ना होता और एरिया इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखा होता, तो फिर हम आर को सब्जेक्ट बनाते। सही है, तो किसको सब्जेक्ट बनाना है ये भी सवाल पढ़कर पता चल जाता है। तो यहाँ पर आर थीटा प्लस 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू 20। उसके बाद आपको थीटा को सब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि लिखा हुआ है थीटा इन टर्म्स ऑफ आर। नहीं भी लिखा होता तो मैंने आपको बता दी बात। थीटा सब्जेक्ट बनाएंगे, 2 आर को वहां भेजा, 20 माइनस 2 आर, और आर को डिवाइड किया, 20 माइनस 2 आर अपॉन आर। ये आपका थीटा इन टर्म्स ऑफ आर हो गया, जो कि यहाँ पार्ट नंबर 1 में मैंने वजाहत अलग से इतने पार्ट्स में ब्रेक किया ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो पार्ट 1 का आंसर आ गया। अच्छा, पार्ट 2 में कह रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंड दैट इज हाफ आर स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए तो थीटा को गायब करना है, तो थीटा को गायब करने के लिए थीटा सब्जेक्ट बनाया हुआ था आपने, इसको उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। हाफ आर स्क्वायर थीटा में थीटा को रिप्लेस कर देंगे 20 माइनस 2 आर अपॉन आर। तो एरिया इक्वल्स हाफ आर स्क्वायर, और थीटा की जगह आ गया 20 माइनस 2 आर अपॉन आर। अब आर और आर स्क्वायर में कैंसिल किया तो खाली एक आर बचा। इस आर को 20 से और 2 आर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी किया, तो उसको इस तरह कर लेते हैं, आर इंटू 20 इज 20 आर, डिवाइड बाई 2 इज 10 आर। आर इंटू माइनस 2 आर इज माइनस 2 आर स्क्वायर, डिवाइड बाई 2 इज माइनस आर स्क्वायर। So we have got the expression of area, and that is 10r minus r square. 10r minus r square. तो पार्ट 1 was थीटा इन टर्म्स ऑफ r, देन इस थीटा को इस्तेमाल किया, और पार्ट 2 में एरिया इन टर्म्स ऑफ r दे दिया। ये पहले 2 पार्ट्स हो गए जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा है। पार्ट 3 पार्ट 4 कौन से मुश्किल है सर? वो भी तो आसान है। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है गिवन दैट r कैन वेरी। उतनी बड़ी बात बता रहा है, अल्लाह अकबर, जैसे कि मुझे पता ही नहीं। अरे भाई, आर वेरिएबल है, उसका काम ही वेरी होना है यार, ये क्यों बता रहा है मुझे? दिस इज द स्टाइल ऑफ द एग्जाम, अंदाज बयां, इसको मजा आता है ये लिखने। गिवन दैट आर कैन वेरी, इसलिए लिखता है कि हमारी आदत होती है ना, यूजुअली सेक्टर है या सर्कल है तो एक फिक्स रेडियस की आदत होती है। बट यहाँ तो नजर आ रहा है कि यार आर वेरिएबल है, तो वो ये बताने के लिए कि आर वेरिएबल है, ये जुमला लिख रहा है गिवन दैट आर कैन वेरी। तो आप समझ जाओ कि आर जब बदलेगा तो ए भी बदलेगा।
रेडियस बदलेगा तो एरिया भी बदलेगा, रेडियस बदलेगा तो थीटा भी बदलेगा, सब बदलेंगे, क्योंकि थीटा भी इन टर्म्स ऑफ आर है। आर बदलेगा तो थीटा भी बदलेगा, और एंगल और आर बदलेंगे तो एरिया भी बदलेगा। जब एरिया बदलेगा तो बदलते बदलते कोई एक वैल्यू तो होगी जो सबसे छोटी या सबसे बड़ी होगी। जो सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसी को तो स्टेशनरी वैल्यू कहते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। तो अगले पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच ए इज अ स्टेशनरी, अच्छा फॉर विच ए इज अ स्टेशनरी वैल्यू। अच्छा एक बात और बता दूं, ये दो पार्ट्स मैंने आपसे पूछे हैं। यूजुअली सवाल में ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, कोई एक चीज रिक्वायरमेंट होती है। या तो वैल्यू ऑफ आर पूछी जाती है या फिर डायरेक्टली स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए पूछी जाती है। क्योंकि मैं समझा रहा था, एग्जाम्पल है ये, तो मैंने दोनों किस्म की रिक्वायरमेंट शामिल कर दी, पार्ट 3 भी और पार्ट 4। कभी कभार सिर्फ पार्ट 3 पूछा जा रहा होता है और कभी कभार सिर्फ पार्ट 4 पूछा जा रहा होता है। हमने दोनों शामिल कर ली क्योंकि एग्जाम्पल है, आपको समझा रहे थे। तो गिवन दैट आर कैन वेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच ए हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। given that r can vary, find the value of r for which a has a stationary value। अब a की स्टेशनरी वैल्यू है, जैसे ये लफ्ज पढ़े ना स्टेशनरी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फौरन समझ जाएंगे आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना है। फौरन समझ जाएंगे कि आपने डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो करना है। जब भी पूछा जाए स्टेशनरी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको डिफरेंशिएट करके गिवन एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना है। क्योंकि हम सीख चुके हैं कि स्टेशनरी पॉइंट, मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट हो, या मिनिमम मैक्सिमम या स्टेशनरी वैल्यू की बात हो रही, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना है हर सूरत। तब जो ए इन टर्म्स ऑफ आर आपके पास आया था, उससे आप डिफरेंशिएट करोगे, ए को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर। जब वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स होता है तो वाई को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ ए डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू आर। तो a इन टर्म्स ऑफ r है, a डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू r, तो वी विल गेट dA बाय dr। क्या आ जाएगा? dA बाय dr आ जाएगा। सही है, a इन टर्म्स ऑफ r है, dA बाय dr आ जाएगा। तो dA बाय dr आपका हो जाएगा 10 - 2r, 10 - 2r। तो dA बाय dr इक्वल्स 10 - 2r। 10 - 2r आपने देखे निकाला, डिफरेंशिएट किया, पावर 1 थी, मल्टीप्लाई हुई, 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई तो 10 बच गया, और यहाँ 2r आ गया। dA बाय dr 10 - 2r आ गया। स्टेशनरी की बात हुई थी तो डिफरेंशिएट वाली चीज को इक्वेट टू जीरो कर दिया, और r 5 आ गया। यू गॉट r इक्वल्स टू 5। 10 - 2r इक्वल 0, r इक्वल्स 5। तो इसने क्या सर, इसने तो a की स्टेशनरी वैल्यू की बात की है, तो खाली r पे रुकना है। बेटा पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर विच a हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। ये इसने स्टेशनरी का लफ्ज सिर्फ इसलिए कहा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो करना है। लेकिन दरअसल जो मांगी गई है चीज वो वैल्यू ऑफ आर है। So as soon as you have given the value of r, that will be your final answer। तो एक किस्म की रिक्वायरमेंट ये होती है जिसमें आपको वैल्यू ऑफ आर पे रुकना होता है, और एक किस्म की रिक्वायरमेंट पार्ट 4 जैसी होती है। और मैंने कहा ना, इन दोनों में से कोई एक किसी पर्टिकुलर सवाल में दी हुई होती है। तो गिवन दैट आर कैन वेरी, given that r can vary, find the stationary value of a and determine its nature। अब क्योंकि आपने स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, तो जैसे ही आपने स्टेशनरी का लफ्ज पढ़ा, आप समझ गए यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू जीरो। डिफरेंशिएट करना है और इक्वेट टू जीरो करना है। तो दिस इज व्हाट यू डिड। 10 - 2r आपने डिफरेंशिएट किया, इक्वेट टू जीरो किया। सर हमें तो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए निकालनी थी, ए की वैल्यू मांगी थी, तो भाई वैल्यू ऑफ आर आएगी तो वैल्यू ऑफ ए आएगी ना। वैल्यू ऑफ एक्स आती थी तो वैल्यू ऑफ वाई आती थी ना। डायरेक्ट तो वाई नहीं आता था, एक्स पहले आता था। तो ऊपर आर पूछा था मतलब समझने एक्स पूछा था, और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करने पे तो पहले आता ही एक्स है, तो पहले आई आर था तो दे दिया। लेकिन जब वैल्यू ऑफ वाई पूछी जाती है तो पहले एक्स निकलता है फिर वाई निकलता है ना। तो इसी तरह वैल्यू ऑफ ए पूछी जा रही है तो पहले आर निकलेगा फिर ए निकलेगा। तो पता चला कि अगर ये पार्ट लेट सपोज होता ही नहीं, डायरेक्ट पार्ट 4 होता, तो भी ये प्रोसेस तो करना ही पड़ता, ये प्रोसेस तो करना ही पड़ता। बस ये काम पार्ट नंबर 4 में जो काम किया ये पहले ये करना पड़ता, फिर आगे मजीद कुछ काम करते तो एक ही वैल्यू आती। तो मैंने यहाँ इस वक्त तो पार्ट 4 में खाली वही एक्स्ट्रा काम किया है। लेकिन अगर मिसाल है कि दोनों पार्ट्स, ये वाला पार्ट होता ही नहीं ना,
यही वाला पार्ट 3 होता। तो फिर पार्ट 3 की हेडिंग डालने के बाद आप सारा काम पार्ट 3 में करते। तो आपने स्टेशनरी का लफ्ज पढ़ के डिफरेंशिएट करना है, इक्वेट टू जीरो करना है, आर आ गया। अब इस आर को कहाँ डालेंगे भाई? वैल्यू ऑफ ए निकालनी है ना, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, तो आर की वैल्यू को आप ए वाले एक्सप्रेशन में डालेंगे, आर की जगह पे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 10 टाइम्स 5 - 5 स्क्वायर, 10 टाइम्स 5 - 5 स्क्वायर विल गिव यू 25। तो दिस 25 इज द स्टेशनरी वैल्यू। अच्छा, अब मुझे खाली ये बात ना लिखता, कहता फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए, तो द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए इज 25, दैट्स इट, स्टॉप, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब यहाँ भी कुछ बच्चों ने देखा होगा मैंने यूनिट नहीं लिखा। पता है यूनिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसने लिखा हुआ ए सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सवाल में लिखा होता है ना ए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मुझे खाली ए निकालना। आप सोचे ए निकल गया 25, एज सून एज आई सब्स्टिट्यूट ए, द वैल्यू ऑफ ए ओवर हियर 25, तो ऑटोमेटिक 25 लिखने पे ये क्या बन गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सर, ऐसे केस में अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें तो बेटा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर पावर 4 बन जाएगा। सर मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं भाई, यहाँ भी मार्क्स नहीं कटेंगे। इस चीज में एग्जामिनर लीनियंट है, कोई मसला नहीं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो मैं आपको फॉलो करवा रहा हूं। तो यहाँ पर यूनिट ऑलरेडी क्योंकि डिफाइंड है, तो आपने खाली ए की वैल्यू रखनी होगी, तो ए की वैल्यू विदाउट यूनिट मैंने लिखी है, ये वजह है। कंफ्यूज ना होइएगा कि मैं यूनिट क्यों नहीं लिख रहा हूँ। इसी तरह आर सेंटीमीटर है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया बेस्ट प्रैक्टिस है, तो मैं खुद ही यूनिट नहीं लिख रहा। तो आर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो अगेन आर की वैल्यू देनी होगी, यूनिट मैंने नहीं लिखा, खाली आर की वैल्यू दी। बेस्ट प्रैक्टिस लिख देते तो कोई गुनाह नहीं मिलता, मार्क्स भी नहीं करते, हमने कभी देखा नहीं, मार्किंग स्कीम में भी नहीं, एग्जामिनर रिपोर्ट में भी नहीं कि एग्जामिनर ने काटे हो। R5 A 25, परफेक्ट। आर की वैल्यू 5 इस एक्सप्रेशन में डाली, तो ए आ गया 25। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे क्यों के नेचर मांगा जा रहा है, तो नेचर के लिए आपको बताया था सेकंड डेरिवेटिव। तो आप आएंगे DA/DR पे, इसको मजीद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 आ जाएगा। अरे सर ये क्या हुआ? आपने कहा था सेकंड डेरिवेटिव एक फंक्शन आता है, जैसे कि यहाँ आया था। इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू इनपुट करते हैं तो फिर वैल्यू आती है, फिर नेचर का पता चलता है। लेकिन यहाँ तो सर डायरेक्ट वैल्यू ही आ गई, कुछ डालना ही नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि आपका ओरिजिनल इक्वेशन क्वाड्रेटिक था। अब क्वाड्रेटिक में आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्योंकि नेगेटिव है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वही आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। लिहाजा डायरेक्ट भी कंक्लूजन ड्राइव कर सकता था, एज द कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर इज नेगेटिव। ऑल्टरनेटिव अप्रोच में ये कह सकता था मैं। नेचर के लिए, हाँ, नेचर के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड की बात हो रही है। नेचर के ऑल्टरनेटिव मेथड में ये बात मैं कह सकता था कि एज कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर इज नेगेटिव, इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और उसका एक ही टर्निंग पॉइंट है, तो जब खाली एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, सेकंड डेरिवेटिव मुझे वैल्यू डायरेक्ट दे देता है। क्योंकि एक्सप्रेशन तो तब आएगा ना जब एक्स की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग नेचर होगा, और एक से ज्यादा टर्निंग पॉइंट्स होंगे। जब टर्निंग पॉइंट होगा ही एक, स्टेशनरी पॉइंट होगा ही एक, स्टेशनरी वैल्यू होगी ही एक, तो फिर वो सेकंड डेरिवेटिव लाने पे हमें डायरेक्टली एक नंबर पता चल जाएगा जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। दैट इज वाई जब मैंने डिफरेंशिएट किया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो मेरे पास सिर्फ -2 आ गया, विच इज अ नेगेटिव वैल्यू लेस देन जीरो। नेगेटिविटी के मुताबिक सेट फेस, और वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक है और आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, लिहाजा उसकी बेसिस पर भी आप मैक्सिमम वैल्यू डिटरमिन कर सकते थे। बट क्योंकि डिफरेंशिएशन के सवाल में हमारी आदत होती है सेकंड डेरिवेटिव निकालने की, तो आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के कर लो, जैसे कि मैंने किया है। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, वो लेस देन जीरो है, लिहाजा मैक्सिमम वैल्यू है। जनाब, मैंने एग्जाम्पल नंबर मुकम्मल तौर पे समझा दिया। अब मुझे बताएं आपको समझ आ गया या नहीं आ गया? समझ आने के बाद लिख भी लिया या नहीं लिख दिया? क्लियर एंड डन लिखेंगे तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह।
अब हमने 2 डायमेंशन का एक एग्जाम्पल देख लिया, सही। अब हम एक एग्जाम्पल, जैसे हमने 2D का देखा है वैसे हम एक एग्जाम्पल 3D का देख लेते हैं, ताकि हमें मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए चीज़ों की। तो आइए देखते हैं 3D वाला एक एग्जाम्पल। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर इज 400 सेंटीमीटर क्यूब। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h सेंटीमीटर। सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस इज r सेंटीमीटर, हाइट इज h सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम इज गिवन एज 400। मैंने आपको कहा था किसी एक की सरफेस एरिया या वॉल्यूम में से किसी एक की वैल्यू दी हुई होगी और दूसरे का एक्सप्रेशन ढूंढना होगा। तो पार्ट नंबर में यही पूछा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया a centimeter square of the cylinder in terms of r. We have to find an expression for the surface area of the cylinder in terms of r. Surface area का expression चाहिए in terms of r. Expression for the surface area in terms of r. तो फौरन जहन में लाएंगे कि वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला खुलना चाहिए, सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन मांग गए, सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला खुलना चाहिए। अब सिलेंडर एक प्रिज्म है और इसका वॉल्यूम का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बताया नहीं जाएगा, ये याद होना चाहिए। तो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम तो सॉलिड हो या ओपन हो या कैसा भी हो, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है पाई आर स्क्वायर एच। इट्स अ प्रिज्म, बेस एरिया इनटू हाइट, और सिलेंडर का बेस एरिया सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, द वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स 400। अच्छा, अब यहां से मुझे सवाल का जवाब चाहिए, क्या मैं h इन टर्म्स ऑफ r निकालूंगा या r इन टर्म्स ऑफ h निकालूंगा? क्या मैं h को सब्जेक्ट बनाऊंगा या r को सब्जेक्ट बनाऊंगा? पार्ट 1 पूरा पढ़ने के बाद बताएं। h सब्जेक्ट बनेगा या r सब्जेक्ट बनेगा? दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, गलती पर हैं आप लोग। इन टर्म्स ऑफ r निकालना है तो गायब तो h को करना होगा ना, r को तो रखना है भाई। a इन टर्म्स ऑफ r निकालना है, क्या सिखाया पिछले सवाल में? a इन टर्म्स ऑफ r निकालना है, r तो मौजूद चाहिए। तो r चाहिए तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? h को बनाएंगे। अल्लाह के बंदों, h सब्जेक्ट बनेगा तो h की जगह पे रिप्लेसमेंट होगी तो r आएगा, पूरा पूरा फुल टाइम हर जगह r आ जाएगा। r को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे h को। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, फिर अगले पार्ट में डिफरेंशिएशन करनी होगी। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए एंड डिटरमिन इट्स नेचर। क्या करेंगे? तो ए का एक्सप्रेशन आया उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो करेंगे, उससे आर आएगा, आर को पुट करके ए आएगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, नेचर आएगा। पूरे स्टेप्स वही हैं, कुछ मुश्किल नहीं, कुछ डिफरेंट नहीं, सब वही, बस खाली 3D का कॉन्टेक्स्ट दिया गया। जल्दी जल्दी वर्किंग देख लेते हैं ताकि टाइम सेव हो। वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच 400 के बराबर, सही है। 400 इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच, आर की टर्म्स में चाहिए, एच सब्जेक्ट बनाएंगे 400 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा, फिर सिलेंडर का सर्फेस एरिया आपको याद होगा, ओपन, ओपन अगर होता है तो टॉप वाला काउंट नहीं होता, लेकिन सॉलिड है इसका मतलब टॉप वाला सर्कल 1 पाई आर स्क्वायर, बॉटम वाला सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। एंड इफ यू रिमेंबर कर्व्ड सरफेस एरिया, द बॉडी ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। ये भी प्रिज्म का फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस का पेरीमीटर देखा जाए अगर तो वो 2 पाई आर है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस टॉप सर्कल बॉटम सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को उसने ए कहा था तो मैंने ए ही लिखा, एच की जगह आई विल रिप्लेस 400 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर टाइम्स 400 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ कैंसलेशन विल टेक प्लेस, पाई और पाई कटा, एक आर आर स्क्वायर के साथ कट गया, 2 into 400 800 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। So we have obtained a in terms of r.
ए इन टर्म्स ऑफ आर निकालने की रिक्वायरमेंट थी, वी हैव met that requirement. Alhamdulillah, part number 1 has been done. Part number 2, given that r can vary, given that r can vary, बहुत बड़ी बात कह रहा है, आर वेरिएबल है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात. फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए एंड डिटरमिन इट्स नेचर. अब स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए आपने जैसे ही लफ्ज पढ़ा स्टेशनरी, आपको फौरन घंटी बजी, डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो, डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो. ये आपके पास इक्वेशन मौजूद था, डिफरेंशिएट करके आपने इक्वेट टू जीरो करना है. डिफरेंशिएशन के लिए आपको पहली बात बताई गई थी कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में लेकर आना होगा. तो मैंने पहले स्टेप में यही किया. कुछ बच्चे डायरेक्ट डी अपॉन डी आर लिख देते हैं और फिर ये चीज पहले लिखते हैं. याद रखें, अगर आपने अब तक डिफरेंशिएशन शुरू नहीं की, जो कि करनी भी नहीं चाहिए थी उसूलन, तो आप ए ही रहने देंगे, नाम ए ही रहेगा और आर ऊपर आ जाएगा. तो 800 आर पावर -1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये ए आ गया आपके पास, ए ही है, ये ए ही है. फॉर्म बदल गई, आर ऊपर ले आए. नाउ व्हेन यू हैव ब्रॉट दिस एक्सप्रेशन इन अ फॉर्म after which it can be easily differentiated, so now start the differentiation. तो a को डिफरेंशिएट किया, we have obtained dA by dr, dA by dr. so dA by dr is -1 मल्टीप्लाई होगा तो -800 r पावर -2, -800 r पावर -2 and plus 2 pi r square will give you 4 pi r. 800 r power -1 plus 2 pi r square, it's -800 r power -2 plus 4 pi r. अब dA by dr को आप इक्वेट टू जीरो करोगे तो -800 अपॉन r स्क्वायर प्लस 4 pi r स्क्वायर प्लस 4 pi r इक्वल्स 0. ये आपको डिफरेंशिएशन समझ आ गई. पावर मल्टीप्लाई हुई, पावर 1 सब्ट्रैक्ट हुई और 2 pi r स्क्वायर चक्कर में 4 pi r हो गया. इसको इक्वेट टू जीरो किया. अब आपने 4 pi r इक्वल्स 800 अपॉन r स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 pi r क्यूब बन जाएगा. तो 4 pi को नीचे ले गया, r स्क्वायर ऊपर ले गया, r क्यूब इक्वल्स 800 अपॉन 4 pi. द रेस्ट द कैलकुलेटर विल डू. क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ कट गया तो r इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 400 अपॉन 800 अपॉन 4 pi था. 4 1 4 4 200 टाइम इज 800, 200 अपॉन पाई का क्यूब रूट हो गया. नाउ यू हैव यूज्ड एज इट इज भी रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया. क्यूब रूट निकाला 200 अपॉन पाई का. द कैलकुलेटर विल गिव 3.9929. बिकॉज दिस इज वर्किंग तो मैं 5 SF में करूंगा, 3 SF में नहीं करूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. अगर आर पूछा जाता और फिर ए भी पूछा जाता तो आर का आंसर हम 3.99 दे देते. बट जब उस आर को इस्तेमाल करके ए निकालना था तो आर का 3SF वाला वर्जन नहीं बल्कि 5SF वाला वर्जन लेते. तभी मैंने आपको आदत डलवाई है नॉन एग्जैक्ट में वर्किंग करने की, हमेशा पहले 5SF में फिर 3SF, पहले 5SF में फिर 3SF. तो 3.9929, 3.9929 आपने निकाला. फिर जो ए का एक्सप्रेशन आपके पास आया हुआ था ये वाला, इसमें आपने पुट किया आर को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. ये आपका स्टेप बन गया 800 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. कैलकुलेशन की 5SF में आंसर आया 300.53. क्योंकि ए का जो आंसर मुझे देना था ना, तो फाइनल आंसर 3SF में देने के लिए मैंने राउंड ऑफ किया. ए इज 301. अगेन यहाँ पर यूनिट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैंने यूनिट नहीं लिखा. बेस्ट प्रैक्टिस. ए इक्वल्स 301. फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू एंड डिटरमिन इट्स नेचर. नेचर निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव आ जाए. ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको मजीद डिफरेंशिएट करते हैं. मजीद डिफरेंशिएट करने के लिए पावर मल्टीप्लाई हुई कोएफिशिएंट से, तो -800 इंटू -2 इज प्लस 1600 और r पावर -2 है. मजीद -1 होने के बाद r पावर -3 हो गया, नीचे ले जाने के बाद r क्यूब हो गया. 1600 अपॉन r क्यूब एंड 4 पाई r की डिफरेंशिएशन 4 पाई. तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया. क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव एक्सप्रेशन आया है तो r की वैल्यू डलेगी. जो r की वैल्यू आई थी ना ये वाली, इस r की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में डालूंगा. डालने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो 12 पाई आ रहा है. अच्छा आपको पता है ये मेरे पास एग्जैक्ट 12 पाई क्यों आ रहा है? इसकी वजह ये कि आर क्यूब मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था ना, तो मैंने आर क्यूब अगर एज इट इज डाल दिया इन टर्म्स ऑफ पाई वाला ही तो फिर 12 पाई आएगा. कोई जरूरी नहीं था कि आप 12 पाई देते. अगर आप 3.9929 डालते आर की जगह पे
तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू डेसिमल्स में आती, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप कहीं भी, इसके मार्क्स नहीं है कि आप एग्जैक्ट सेकंड डेरिवेटिव निकालो, ज्यादा हीरो बनो आप, ज्यादा हीरो बनने का कोई भी नहीं कह रहा। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी 12 पाई आई या डेसिमल में आ गई, पॉजिटिव में आएगी। आपने कहा ये तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब ये एक मिनिमम वैल्यू है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेट टू जीरो किया, आर आया, आर को एक्सप्रेशन में डाल के ए आया। सेकंड डेरिवेटिव ऑब्टेन किया, आर डाला, पॉजिटिव वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू का कंक्लूजन ड्राइव किया। सारे स्टेप्स वही हैं, कोई स्टेप नहीं बदला। बस एग्जाम्पल में 2 डायमेंशनल की बजाय 3D इन्वॉल्व हो गई थी मेंसुरेशन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू डील विद इट सक्सेसफुली। सो कॉपी करें, डन एंड क्लियर लिखें, एक्नॉलेज करेंगे। एक छोटा सा एस्पेक्ट और बताना है, फिर क्लास खत्म करूंगा इंशाल्लाह। पहले मुझे यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट दे दें। इज इट क्लियर एंड डन? डन एंड क्लियर लिख देंगे तो we'll move forward inshallah towards the completion of the last aspect. अच्छा अब देखें, टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट एस्पेक्ट का मतलब आज की क्लास का लास्ट एस्पेक्ट। तो इंशाल्लाह अगली क्लास जो होगी उसमें इंशाल्लाह 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 इसके मजीद एस्पेक्ट्स को हम एंड कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जनाब, तो हम बात क्या कर रहे थे, जरा सुन लेते हैं। हाँ, अगला एस्पेक्ट जो मुझे पढ़ाना है आज की क्लास का लास्ट एस्पेक्ट वो है स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। अब पास ओवर में कुछ सवाल आप देखेंगे तो आपको स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट में मिलेंगे, और कुछ बच्चे जो है ना स्टेशनरी वैल्यू देखने के बाद वही काम करते हैं जो मैंने अब तक करवाया, बट यहाँ काम बदलना है। अब जरा सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब तक जो स्टेशनरी वैल्यू हम देख रहे थे ना, वो स्टेशनरी वैल्यू वाई थी। अब वो अगर एग्जामिनर सवाल में लिखता है फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू, तो वो अंडरस्टूड है कि वो कर्व की स्टेशनरी वैल्यू की बात हो रही है, मतलब वाई की स्टेशनरी वैल्यू की बात हो रही है। बट अगर वो कहेगा स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, तो इसका मतलब वाई की स्टेशनरी वैल्यू की बात नहीं हो रही, बल्कि डी वाई बाई डी एक्स की स्टेशनरी वैल्यू की बात हो रही है। मामला एक स्टेप आगे आगे, समझे जरा बात को। ये मैं थोड़ा सा 2 4 5 मिनट लेकर आपको इस कॉन्सेप्ट को री करता हूँ। देखिए, अगर y की स्टेशनरी वैल्यू आपको निकालनी है तो एक उसूल जहन में बिठा लें, जो अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसको दिमाग में बिठा लें। जिस चीज की स्टेशनरी वैल्यू निकालनी होगी उसे डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसको पुट बैक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में और स्टेशनरी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये प्रोसेस देख जो मैं यहाँ मैंने लिखा है, बहुत आसानी से ये प्रोसेस समराइज कर रहा है, फिर मैं इसके जो लिखा हुआ है वो मैं आपकी उसकी तरफ रहनुमाई करूंगा। पहले इसको समझ लें। अगर मुझे कोई कहता है स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वाई निकालो, तो मैं क्या प्रोसेस फॉलो करता हूँ? ये वो प्रोसेस है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डन एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड आई हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो इफ द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वाई, तो जिस चीज की स्टेशनरी वैल्यू निकालनी हो उससे हम करेंगे डिफरेंशिएट और कर देंगे इक्वेट टू जीरो। तो y को मैंने डिफरेंशिएट किया और इक्वेट टू जीरो कर दिया। अच्छा, जैसी डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट टू जीरो किया तो मुझे x मिला, स्टेशनरी वैल्यू नहीं मिली। y की स्टेशनरी निकालने का प्रोसेस ये है कि y को डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो किया तो x की वैल्यू हासिल हुई। फिर उस x की वैल्यू को ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ y में वापस डाला, जो y का एक्सप्रेशन था इन टर्म्स ऑफ x में वापस डाला, तो मेरे पास स्टेशनरी वैल्यू ऑफ y आ गई। अच्छा, अब इस स्टेशनरी वैल्यू ऑफ y का मुझे नेचर निकालना था, तो नेचर के लिए सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होता है। तो y के हिसाब से फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स था, सेकंड डेरिवेटिव था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जो x की वैल्यू हासिल हुई थी डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करने के बाद, इसको जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव में डाला और आंसर मेरे पास पॉजिटिव आया तो मैंने कहा मिनिमम, और नेगेटिव आया तो मैंने कहा मैक्सिमम। ग्रेटर देन जीरो आया, लेस देन जीरो आया तो मैंने मैक्सिमम का फतवा लगा दिया। ये स्टेप्स हम कर चुके।
स्टेशनरी वैल्यू ऑफ y के लिए y को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 किया, x आया, x को सेकंड डेरिवेटिव में डाला तो नेचर आया, x को y के एक्सप्रेशन में डाला तो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ y आ गई। ये स्टेप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कहानी एक स्टेप आगे आ गई, देखिएगा क्या कह रहा हूं। अब स्टेशनरी वैल्यू ऑफ y नहीं निकालनी, बल्कि स्टेशनरी वैल्यू ऑफ dy बाई dx निकालनी है। स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट निकालनी है, और ग्रेडियंट y नहीं होता बल्कि ग्रेडियंट dy बाई dx होता है। तो अगर मुझे ग्रेडियंट की स्टेशनरी वैल्यू निकालनी है तो उसूल के मुताबिक जिस चीज की स्टेशनरी वैल्यू निकालनी हो उसे डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 कर दो। काहे नहीं कहा? जी सर आपने यही कहा था। जिस चीज की एरिया की निकालनी है, एरिया को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। वॉल्यूम की निकालनी है, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। पेरीमीटर की निकालनी है, पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। तो ग्रेडियंट की निकालनी है तो ग्रेडियंट को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। भाई मुश्किल क्या है बात है इसमें? किसी चीज की स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए उसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे, उसका नेचर निकालने के लिए उससे 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर y है, एक दफा डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके x आया, वापस डाल के y आ गया, दूसरी दफा डिफरेंशिएट किया तो नेचर आ गया x डालने के बाद। तो अगर यही काम dy बाई dx के लिए करना है तो काम एक स्टेप, मामला एक स्टेप आगे बढ़ गया ना। तो dy बाई dx की स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए dy बाई dx को डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करेंगे, और dy बाई dx की डिफरेंशिएशन को डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर कहते हैं। इसमें क्या मुश्किल बात? अब आप बोले सर डी स्क्वायर वाई बाई डी, बच्चे पूछते हैं ना कि सर सेकंड डेरिवेटिव से तो नेचर निकलता है, अब सेकंड डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 कर रहे हैं। ओ भाई अल्लाह के बंदे, y की स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव से नेचर निकालते हैं ना। dy बाई dx की स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए dy बाई dx को एक दफा डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करेंगे, और 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो नेचर आएगा। जो मामला y के लिए था वही मामला dy बाई dx के लिए। नाम से क्या होता है, काम से मतलब है ना यार। तो dy बाई dx की उसूल मेरा याद रखें, जिस चीज की स्टेशनरी वैल्यू निकालनी है उसे एक दफा डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करो, वहां से स्टेशनरी वैल्यू का काम होगा। उसको 2 दफा डिफरेंशिएट करोगे, वहां से नेचर का काम होगा, खत्म। तो क्या करना है भाई, dy बाई dx को डिफरेंशिएट करेंगे एक दफा, ताकि dy बाई dx की स्टेशनरी वैल्यू हासिल हो। जब डिफरेंशिएट किया एक दफा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, उसको इक्वेट टू 0 कर दिया, 0 से इक्वेट करके x आ गया। अब जैसे यहाँ पर x को y के एक्सप्रेशन में डालते थे तो y की स्टेशनरी वैल्यू आती थी, वैसे यहाँ x की वैल्यू को dy बाई dx के एक्सप्रेशन में डालेंगे तो dy बाई dx की स्टेशनरी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ dy बाई dx निकालने के लिए एक दफा इसको डिफरेंशिएट किया, इक्वेट टू 0 किया, x आया, x को dy बाई dx के एक्सप्रेशन में वापस डाला तो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ग्रेड हासिल हो गई। इसी dy बाई dx का नेचर निकालने के लिए dy बाई dx को 2 दफा डिफरेंशिएट किया, तो थर्ड डेरिवेटिव आ गया बेसिकली। dy बाई dx के हिसाब से तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन y के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड डेरिवेटिव। बट अभी हम dy बाई dx के हिसाब से देख रहे हैं। dy बाई dx के हिसाब से एक दफा डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल टू 0 किया, तो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ dy बाई dx आ गई। 2 दफा डिफरेंशिएट किया dy बाई dx को, तो नेचर के लिए एक्सप्रेशन आया। उस एक्सप्रेशन में इस x की वैल्यू को डालेंगे जैसे यहाँ डाला करते थे, और वहां से नेचर आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, तो मिनिमम ग्रेडियंट विल बी मिनिमम, नेगेटिव आएगा तो ग्रेडियंट विल बी मैक्सिमम। भाई जब कर्व होता है तो कर्व के ग्रेडियंट बदलते हैं ना हर पॉइंट पे, तो किसी पॉइंट पे तो ग्रेडियंट ऐसा होगा जो कम से कम होगा, या किसी पॉइंट पे तो ऐसा होगा कि ग्रेडियंट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो बस वो वैल्यू पूछी जा रही है कि कम से कम इस कर्व का ग्रेडियंट क्या हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उसकी स्टेशनरी वैल्यू बताओ, और उसका नेचर डिटरमिन करो कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। अगर वो मैक्सिमम है तो इसका मतलब उस पूरे सवाल में कर्व का ग्रेडियंट उस वैल्यू से ज्यादा नहीं जा सकता, और अगर वो मिनिमम है तो पूरे सवाल में कर्व के किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट उस वैल्यू से कम नहीं हो सकता। मुझे बताएं क्या ये बात और ये कहानी समझ आई है? ये अल्फाजों में लिखी हुई। इक्वेट द सेकंड डेरिवेटिव टू 0। अगर मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो dy बाई dx को एक दफा डिफरेंशिएट किया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया, तो इक्वेट द सेकंड डेरिवेटिव टू 0। dy बाई dx के हिसाब से भाई ये पहला डेरिवेटिव है, लेकिन y के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव। Equate the second derivative to 0 to determine the value of x for which the gradient has a stationary value. Now this substitute the value of x in the gradient function. तो dy by dx का expression था उसमें डालेंगे to determine the stationary value of gradient. For finding the nature of the stationary value of gradient,
फर्स्ट फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स जो यहाँ से ऑब्टेन की थी वही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें द थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा तो मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव आ जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट वाला एस्पेक्ट भी डील हो गया। मुझे बताएं क्या ये बात कुछ खोपड़ी में घुसी है नहीं घुसी? यार मैंने तो जान लगा दी भाई, समझाने के लिए मैंने तो जान लगा दी, गला दुख रहा होता है इस वक्त बोल बोल के, बट मैंने कोशिश की कि मुझसे सवाल पूछे बगैर आपको समझ आ जाए। तो मुझे बताएं बात समझ आ रही है नहीं आ रही यार? अपने आप से तो बातें नहीं कर रहा ना? समझ आ रहा है ना सही? चलें गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई सबको क्लियर है? जी असद जावेद खामोशी क्यों है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का फजल व करम है, इतना आज के लिए काफी है। बोलने वाले के लिए भी इतना काफी है और सुनने वालों के लिए भी इतना काफी है, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत क्रिस्टल क्लियर करके कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। कॉन्सेप्ट्स आपके कदमों में आ रहे हैं इंशाल्लाह, मैथ्स आपके कदमों में आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। P1 कंपोनेंट बहुत जल्द आपके पूरे का पूरा कदमों में होगा इंशाल्लाह। और आप एयरली भी छुटकियों की तरह करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह से हमने कवर किया उसके बाद आपके लिए एयरली पास से पर छुटकी है, छुटकी इंशाल्लाह। सही है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने यहाँ तक जो मामला कवर किया है, आपसे गुजारिश है कि इतने नोट्स रिकैप करके अगली क्लास में आइएगा। अगली क्लास में अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह तो इसकी एक्सप्लेनेशन का दी एंड करके आपको सवालात भी असाइन कर दूंगा। सही है। तो आज के लिए इंशाअल्लाह इतना ही रखते हैं, मुझे इजाजत दें। अपने उस्ताद को दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।